हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि कई बच्चे बार बार कह भी रहे थे कि सर आने वाले एग्जाम्स के लिए जो ज्योग्राफी पूछी जाती है, जो कि आप बोल सकते हो 6 to 8 के लिए ईवीएस पूछी जाती है, या फिर 1 to 5 के लिए जो कुछ थोड़े बहुत टॉपिक्स आपके ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं, वो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी एनसीईआरटी बुक्स के अनुसार। क्योंकि आप सभी को पता है, अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और वो भी सेंट्रल लेवल या दिल्ली के लेवल पर, तो सबसे बेस्ट बुक्स कौन सी होती है? एनसीईआरटी। ओके, तो आज से मैं आपका भूगोल, जिसे आप इंग्लिश में जिसे ज्योग्राफी कहते हो, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहेगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है आपकी विषय सूची कंटेंट क्लास 6 की बुक का। तो जिसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि चैप्टर का नाम क्या है हमारा? सौरमंडल में पृथ्वी, यानी कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो नोटबुक निकालिए और आज की डेट डालिए, लिख लीजिए चैप्टर यानी कि अध्याय 1 सौरमंडल में पृथ्वी। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको पढ़ाता हूं, पहले से मैं आपके लिए हाईलाइटेड पॉइंट रख के रखता हूं, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई समय व्यर्थ ना हो। मैं सारे बस मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने, पूरे के पूरे चैप्टर को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। पहला पॉइंट क्या लिख रखा है? पहला लिख रखा है, आप पूर्ण चांद को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चांद वाली रात पूर्णिमा होती है। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि 1 महीने में पूरा चांद कितनी बार दिखाई देता है, तो एक बार दिखाई देता है। और कब दिखाई देता है? तो पूर्णिमा की रात को दिखाई देता है। फिर 15 दिन बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चांद की रात्रि या फिर अमावस कहलाती है या होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि चांद पूरी तरीके से जब गोल हो जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो पूर्णिमा कहा जाता है। और जब चांद पूरी तरह से गायब हो जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो अमावस कहा जाता है। ओके, दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, पूछे जाने के चांसेस हो सकते हैं। आगे बढ़ें तो आगे लिख रखा है, सूर्य, चंद्रमा तथा वह सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है क्या कहलाती है? खगोलीय पिंड कहलाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि खगोलीय पिंड क्या होती है, तो चंद आपके आसमान में वो रात के समय जो भी चीज चमकेगी ना, वो क्या कहलाएगी? आपकी खगोलीय पिंड कहलाएगी। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट और आगे की तरफ चलें तो आपके लिए हाईलाइटेड पॉइंट मैंने और कर रखे हैं चित्र में। जैसे कि आप देख सकते हो कि ध्रुव तारे को देखा जा रहा है, वहां से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है कई बार। आगे बात करें तो लिख रखा है, देखो, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। और ये क्या कहलाती है? तो ये नक्षत्र या आपका जो नक्षत्र मंडल होता है वो कहलाती है। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए नक्षत्र मंडल क्या होता है, तो रात्रि के समय जो आपके आसमान में बने हुए अलग अलग तारों के विभिन्न समूह होते हैं, उन्हीं को ही नक्षत्र मंडल कहा जाता है। ओके, जिसमें अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि अकर्स मेयर हो गया, बिग बियर हो गया। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? वो इसी नक्षत्र के अंदर आते हैं। आगे की तरफ जाएं तो वहां पर बोल रखा है आपको कि बहुत आसानी से पहचानने पर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत आसानी से पहचानने में आने वाला नक्षत्र जो है वो है आपका सप्तऋषि। अब ये सप्तऋषि कौन सा होता है? तो 7 तारों का एक समूह होता है, उसी को ही सप्त मतलब 7 होता है। तो 7 तारे को समूह को क्या कह दिया? सप्तऋषि कह दिया। ओके, यह जो तारा होता है वो कितने समूह का होता है? तो 7 तारों का ये समूह होता है। जैसे कि आप चित्र में आओ तो चित्र में देख सकते हो आप, यहाँ पर आपके ऊपर की तरफ से 7 तारे आ रखे हैं। ओके, तो वहीं से ही लड़की नीचे के 2 तारों को देखकर एक लाइन खींच रही है, जो कि काल्पनिक रेखा है, और जो सीधी रेखा कहा जाती है आपकी ध्रुव तारे की ओर जाती है। अब ये क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि ध्रुव तारा जो होता है वो कौन सी दिशा में दिखाई देता है। तो पढ़िए यहाँ पर क्या लिखा है, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी, ध्यान रखिएगा, उत्तरी तारा इंपॉर्टेंट है, उत्तरी तारा उत्तरी दिशा को बताता था, जिसे क्या कहा जाता था? ध्रुव तारा ही कहा जाता था। अगर आपसे पूछा जाए उत्तरी तारा कौन सा है, तो ध्रुव तारा को ही उत्तरी तारा कहा जाता है, क्योंकि ध्रुव तारा एक ऐसा तारा है जो अपनी स्थिति नहीं बदलता, वो हमेशा ही उत्तर दिशा में स्थित रहता है। ओके, और आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा।
नीचे की ओर आए तो यहाँ पर आपके कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, क्या पॉइंट है चलिए एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपने प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। जैसे कि हम जिस ग्रह पर रहते हैं इसकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती, ये कहाँ से रोशनी प्राप्त करता है, सूर्य से। अगर अपनी खुद की रोशनी जिसकी नहीं होती वो सूर्य किसी अन्य तारों से प्रकाश जो होता है, क्योंकि सूर्य भी एक तरह का क्या है, तारा है। ध्यान आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको वहां पर एक कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ओके, तो तारों से प्रकाश जो प्रकाशित होता है, तारों से जो प्रकाश लेता है उनको ही हम क्या कहते हैं, पिंड यानी कि ग्रह कहते हैं। आगे बात करें तो ग्रह जो है वो अंग्रेजी शब्द में उसको क्या कहा जाता है, तो प्लैनेट कहा जाता है, जो कि ग्रीक भाषा के इंपॉर्टेंट है। प्लैनेट शब्द यानी कि ग्रह शब्द जो था उसको इंग्लिश में प्लैनेट कहा जाता था, जो कि ग्रीक भाषा से लिया गया है। जो कि कौन से शब्द से लिया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो वो लिया गया ना आपके प्लेंटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ होता है आपका परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। ओके, क्योंकि हमें भी, आपको भी पता है पृथ्वी जो है वो चारों ओर अपने अक्ष पर भी घूमती है और सूर्य की चारों ओर चक्कर भी काटती है। ओके, तो चारों ओर घूमने वालों को ही क्या कहा जाता है, परिभ्रमक कहा जाता है। आगे की ओर बात करें तो पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है। आप देख सकते हो मैंने आपको अभी बताया था, अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा कौन सा है तो ध्यान रखिएगा सूर्य है। आगे बात करें तो पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे कि चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बहुत अधिक दूरी से देखने पर चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के बहुत अधिक दूरी पर है, लेकिन फिर भी हमें वो थोड़ा सा बड़ा दिखता है, वो किस कारण दिखता है आगे हम पढ़ेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा। ओके, थोड़ा सा नीचे की ओर आओगे तो यहाँ आपका पूरा का पूरा जो हमारा सोलर सिस्टम है, सौर मंडल है, वो यहाँ को देखने को आपको मिल जाएगा। और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। क्या क्वेश्चंस है वो मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ। ओके, तो सबसे पहले आप देख सकते हो जैसे कि सूर्य यानी कि सन दिख रहा है, उसके सबसे पास जो ग्रह होता है, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि सूर्य के सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन सा है या सूर्य के सबसे दूर वाला ग्रह कौन सा है हमारे सौरमंडल के अनुसार। तो ध्यान रखिएगा इसको, और आगे जाकर इसकी एक ट्रिक भी दे रखी है इस बुक के अंदर, वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो यहाँ पर बेसिक से बात करी जाए तो सूर्य के जो सबसे नजदीक ग्रह आता है वो है बुध, जिसे इंग्लिश में मरकरी कहा जाता है। ओके, उसके बाद आ जाता है वीनस, जिसे शुक्र कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारा अर्थ, जिसे पृथ्वी कहा जाता है हिंदी में। और उसके बाद आ जाता है मंगल, जिसे मार्स कहा जाता है। ओके, तो ये चार लाइन वाइज ध्यान रखिएगा, सूर्य के नजदीक जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इसके बाद आते हैं आपके छिद्र ग्रह। अब ये शुद्ध ग्रह, जिसे आप शुद्र ग्रह भी बोल देते हो कई बार। ओके, तो ये छिद्र ग्रह जो होते हैं वो, कई बार आपसे एक क्वेश्चन जो लास्ट ईयर डीएसएसबी में पूछा गया था कि छिद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में आपको देखने को मिलते हैं। तो देख सकते हो आपके लेफ्ट हैंड साइड में मंगल ग्रह है और राइट हैंड साइड में बृहस्पति, जो कि जुपिटर है, जो कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ओके, तो इन दोनों के बीच में आता है आपका छिद्र ग्रह। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। मंगल और बृहस्पति के बीच में आता है छिद्र ग्रह। उसके बाद में आता है हमारा शनि, जिसे सैटर्न, उसके बाद में आपका यूरेनस और उसके बाद में नेपच्यून। ओके, तो ये 8 ग्रह हैं हमारे सौर मंडल पर। अब यहां से पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा जो अपने, क्योंकि आप सभी को पता है जो चक्कर काटते हैं, एक तो सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटते हैं ग्रह, और साथ ही साथ में अपने अक्ष पर भी चक्कर काटते हैं। ओके, तो डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर जो चक्कर काटती है वो कितने दिन में पूरे काटती है। वो तो हम पृथ्वी पर रहते हैं, हमें पता है एक ही दिन में दिन और रात हो जाती है। ओके, तो पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर एक दिन में चक्कर काट लेती है, और सूर्य के चारों तरफ कितने दिन में घूमती है, तो 365 दिन में घूमती है। ओके, तो कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो नीचे की तरफ आप स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा मैं आपको जूम आउट कर देता हूं, दिख जाए आपको अच्छे से।
तो यहाँ देख सकते हो सभी ग्रहों की अलग अलग स्थिति बता रखी है कि कौन सा किस किस चक्कर में काटता है, लेकिन यहाँ से केवल हमें वो पढ़ना है जो कि सबसे ज्यादा और सबसे कम में लगाता है। ओके, क्वेश्चंस आपके वहीं से ही पूछे जाते हैं। तो पहली बात करें जाए अगर कि सूर्य के जो चक्कर वो काटता है यानी कि जो परिक्रमा करती है वो सबसे ज्यादा कौन लगाता है समय। ओके, तो सबसे ज्यादा समय वही लगाएगा जो कि क्या होगा आपका सबसे आपका लास्ट में होगा। ओके, तो अगर आप देखो नेपच्यून जो है वो सूर्य के चारों ओर, देख सकते हो आप यहाँ पर नेपच्यून जो है वो सूर्य की ओर चारों ओर जो परिक्रमा करता है वो कितने दिन में करता है, तो वो करता है 164 साल में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बृहस्पति जो है वो भी करता है लेट, लेकिन 11 साल लगाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, जैसे कि सूर्य के चक्कर हमारी पृथ्वी लगाती है, यानी कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है कितने 365 दिन में, लेकिन जो नेपच्यून है वो सूर्य के जो चक्कर लगाती है वो कितने साल में लगाती है, 164 साल में एक चक्कर लगाती है। देख सकते हो कितना लंबा समय लेती है, क्योंकि वो है सोलर सिस्टम में सबसे आखिरी में होने के कारण जो उसका चक्कर है वो बहुत बड़ा हो जाता है। इसके कारण वो 164 साल लगाती है पूरे के पूरे सूर्य को चक्कर लगाने में एक। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा किस ग्रह के चंद्रमा है। ओके, जैसे कि पृथ्वी पर एक ही चंद्रमा है, साथ ही साथ में आपके मंगल के 2 चंद्रमा है। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि सबसे ज्यादा चंद्रमा किस ग्रह के हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो सबसे ज्यादा जो आपके चंद्रमा होते हैं वो 2 ग्रह के हैं, दोनों के लगभग में आंसर है। एक बृहस्पति है, उसके भी लगभग 53 चंद्रमा है, और शनि है, उसके भी लगभग 53 चंद्रमा है। ओके, बाकी के चेक करोगे तो आपको यहां से देखने को मिल जाएगा कि बुध और शुक्र का कोई चंद्रमा नहीं होता है, पृथ्वी का एक है, मंगल के 2 हैं, बृहस्पति के जैसे कि मैंने बता दिया आपको 53 है, शनि के भी 53 है, यूरेनस के आपके 27 हैं, और नेपच्यून के 13 है। इसलिए 2 ग्रह एक ऐसे हैं जिसके सबसे ज्यादा चंद्रमा है, बृहस्पति और शनि दोनों के लगभग 53 है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। ओके, तो ऐसे करके यहां से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। पूरा आपके सामने चार्ट है, जब भी आप एग्जाम देने जाओगे एक बार नजर जरूर डाल लीजिएगा, आपको यहाँ के सारी की सारी जानकारी आपके माइंड में फिट हो जाएगी। नहीं तो आप रोज एक यहाँ पर से तैयार कर सकते हो, आपको रोज एक पढ़ना है, ज्यादा नहीं, रोज आपको एक पढ़ना है। 1 महीने के अंदर ये सारे के सारे आपको ध्यान हो जाएंगे कि कौन सा कितने साल लगता है, कौन सा कितना समय लगता है, और किसके कितने चंद्रमा है। ओके, चलिए आगे की ओर चलते हैं। नीचे की ओर आए तो यहां पर देखो लिख रखा है कि हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं, उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, किसी के 1 है, किसी के 2 हैं, किसी के 53 है। क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। ओके, तो हमारे पृथ्वी की तरह अन्य 7 और ग्रह हैं, तो टोटल मिलाकर कितने हो गए, 8 ग्रह हो गए। ओके, पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। पहले 9 ग्रह माने जाते थे, लेकिन प्लूटो को जो लास्टवा ग्रह था उसको बोने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया था 2006 में, इसलिए वहां को उसको सौर मंडल में अब नहीं गिना जाता। तो टोटल 8 ही ग्रह गिने जाते हैं। ओके, आगे बात करी जाए तो सौर मंडल की बात करी गई है कि सूर्य 8 ग्रह, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि छिद्र ग्रह। अब ये छिद्र ग्रह कौन से होते थे, जिसे क्षुद्र ग्रह भी बोल सकते हो आप, जो कि मैंने आपको बोला था, वो छोटे छोटे से एक ग्रह ही थे ये पहले भी, लेकिन बिग बैंग थ्योरी के बाद, बड़े विस्फोट के बाद ये जो प्लैनेट्स थे वो अलग अलग टूट गए, जिनके कुछ भाग में बट गए थे, उन्हीं को ही क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें नीचे की ओर सूर्य के बारे में, क्या लिख रखा है, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैस से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद भी यह हमसे बहुत दूर है। कितना दूर है, तो सूर्य जो है वो पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि सूर्य जो है वो सौर मंडल को क्या करता है, बांध के रखता है अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स में। सूर्य जो है वो बहुत गर्म गैसों से बना हुआ है, लेकिन उसकी ताप हमें इतनी महसूस नहीं होती। गर्मी के दिनों में भले हमें गर्मी परेशान करती है, लेकिन उतनी नहीं कि हमारी खालों को जला दे। ओके, लेकिन है कितना, बहुत गर्म है वो।
उसकी गर्मी इतनी महसूस नहीं होती क्योंकि पृथ्वी से लगभग वो कितना दूर है, तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। क्वेश्चंस पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। राइट हैंड साइड में आप देखोगे, लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पर शब्द की उत्पत्ति दे रखी है आपकी। कौन से शब्द की? ज्योग्राफी शब्द की, जो कि कहाँ से आया है? तो ग्रीक भाषा से आया है। ओके, तो नीचे आप देख सकते हो जियोलॉजी, जियो आपके अलग अलग तरीके से दे रखा है, उनको आप पढ़ सकते हो, बहुत छोटा छोटा दे रखा है। ओके, तो उनको पढ़ सकते हो कि कौन से शब्द की उत्पत्ति है। क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, पूछा बस इतना ही जाएगा कि ज्योग्राफी शब्द की कहाँ से आया है, तो ग्रीक भाषा से आया है। ओके, नीचे की ओर आए तो ग्रह के बारे में बोल रखा है। क्या बोल रखा है? कि हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार वह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून, जो कि मैं ऑलरेडी आपको फिगर के अनुसार बता चुका हूं। ये इसका क्रम है सूर्य की दिशा की ओर। सूर्य के सबसे नजदीक में कौन सा ग्रह है? बुध, और सबसे दूर कौन है? नेपच्यून। उसी के अनुसार ये आपको क्रम दे रखा है। जो कि ट्रिक इन्होंने बोल रखी है, वो ट्रिक बोल रखी है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। मतलब मेरी मम्मी जो है वो बहुत इफेक्टिव है, काफ़ी अच्छी हैं, जो कि हमें क्या खिला रही हैं, जो हमें क्या दे रही है? वो हमें नट्स दे रही है, मूंगफली, बादाम, कुछ भी मान सकते हो। ओके, तो ये ट्रिक इन्होंने बना रखी है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो माई का एम ले लिया, जिससे क्या बन गया आपका? मरकरी। वी से वेरी का वी ले लिया, जिसका बन गया वीनस। आपका एफिशिएंट से ले लिया ई, जिसका बन गया अर्थ। मदर से ले लिया एम, जिसका क्या बन गया? मास। उसके बाद में ले लिया क्या? जे, जस्ट से जे, जो कि जुपिटर। सर्व से लिया एस, जो कि सैटर्न। यू से यूरेनस, और एन से नेपच्यून। अगर आपको ध्यान नहीं रहता है तो इस चीज से भी आप इसको ध्यान रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट नीचे की ओर आए तो लिख रखा है, सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जो कि मैंने आपको बोला था, अलग अलग ग्रह को सूर्य के चक्कर काटने में कितना दिन लगता है। सबसे ज्यादा किसको लग रहा था? नेपच्यून को लग रहा था। ओके, लगाते हैं। यह रास्ते कैसे होते हैं? तो दीर्घ वृत्ताकार में होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाए तो किस प्रकार से वो लगाते हैं? गोल नहीं लगाते, वो अंडेकार शेप में लगाते हैं। ओके, कहीं आपसे ये ध्यान रखिएगा, सूर्य के जो चक्कर लगाते हैं वो पृथ्वी, कोई भी ग्रह हो, वो गोल, एकदम गोल नहीं लगाते, वो अंडे की तरह, जैसे अंडे का शेप होता है ना, उस प्रकार से लगाते हैं। उसी को ही क्या कहा जाता है? दीर्घ वृत्ताकार कहा जाता है। ओके, में फैला हुआ है, यह कक्ष कहलाता है। बुध सूर्य का सबसे नजदीकवां ग्रह है। अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, जो कि बुध है, जो कि अपने कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल ध्यान रखिएगा 88 दिन का समय लगता है। ओके, और शुक्र जो है वो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। अगर आपका पूछा जाए कि पृथ्वी के ट्विन सिस्टर किसे माना जाता है, तो वो किसको माना जाता है? शुक्र को माना जाता है, जो कि साइज में सिमिलर है इसलिए। ओके, क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। जैसे कि मैंने आपको बोला, प्लूटो को क्या मान लिया गया था? बोना ग्रह मान लिया था। यहाँ पर देख सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, नीचे की ओर आए तो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं आपके। क्या दे रखे हैं? तो यहाँ पर पृथ्वी के बारे में दे रखा है। क्या बोल रखा है? कि सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और आकार में जो था वो पृथ्वी कौन से नंबर पे आता है? 5वें नंबर पर आता है। जैसे कि सबसे बड़ा ग्रह जो है वो कौन है हमारे सौरमंडल में? वो है हमारा जुपिटर। ओके, बृहस्पति। उसी आकार पर 5वें नंबर पर कौन सा आता है? तो हमारी पृथ्वी आती है। सूर्य की दिशा से तीसरे नंबर पर, आकार की दृष्टि से 5वें नंबर पर आती है पृथ्वी। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि आप अपने घर में हाइट के अनुसार सबसे बड़े हो सकते हो, लेकिन उम्र के अनुसार सबसे छोटे भी हो सकते हो। ओके, उसी प्रकार से आकार के हिसाब से जो पृथ्वी है वो 5वें नंबर पर आती है, और सूर्य की दिशा से तीसरे नंबर पर आती है। आगे बात करें जाए तो यह सबसे 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार में भू आभ कहा जाता है। ओके, अब इसके आकार को क्या कहा जाता है? भू आभ कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी कैसी है, तो गोल नहीं बोल सकते आप, हमारी पृथ्वी पूरी गोल नहीं है। ऊपर नॉर्थ पोल की तरफ और नीचे साउथ पोल की तरफ थोड़ी सी चपटी हुई है, इसी चपटे के कारण इसको भू आभ कहा जाता है। अब भू आभ, अगर आपसे पूछा जाए कि भू आभ का अर्थ क्या है, तो पृथ्वी जैसा, यानी कि पृथ्वी के समान। क्यों? क्योंकि पृथ्वी ऊपर और नीचे से क्या है? नॉर्थ पोल साउथ पोल से थोड़ी सी चपटी हुई है। ओके,
नीचे की तरफ आए, नीचे की तरफ आने से पहले यहाँ पर देख सकते हो आप, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या आप जानते हैं, क्या जानने की बात की गई है कि प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। ध्यान रखिएगा, प्रति घंटा नहीं, प्रति सेकंड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाए तो प्रकाश की गति लगभग कितनी बताई गई है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड बताई गई है। आगे बात करी जाए, इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितने मिनट का समय लगता है, तो 8 मिनट। वैसे 8 मिनट 10 सेकंड का लगता है, लेकिन हम एनसीईआरटी के अनुसार चलेंगे तो कितना बोल रखा है, वो 8 मिनट बोल रखा है। ओके, तो सूर्य की जब किरणें निकलती हैं तो पृथ्वी तक आने आते उसको कितने मिनट लग जाते हैं, 8 मिनट लग जाते हैं, इतनी स्पीड के होने के बावजूद। ओके, और पृथ्वी जो है वो पूरा का पूरा पानी से 71% पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, आपका नीला ग्रह कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नीचे बोल रखा है आपका रोचक तथ्य, जो कि ईवीएस में भी कई बार पूछा जा चुका है, कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति है जिन्होंने 21 जुलाई 1969 आपका 1969 में सबसे पहले चंद्रमा को सतह पर कदम उन्होंने रखा था। यानी कि पृथ्वी से चंद्रमा पर जाने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। कब थे, 21 जुलाई को गए थे वो, कब, तो 1969 में। आगे की ओर चलें तो यहाँ पर चंद्रमा के बारे में कुछ बातें बोल रखी हैं। क्या बोल रखी है कि हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, और वो कौन सा है, तो वो है चंद्रमा। बाकी और उपग्रह भी हैं, लेकिन वो मैनमेड है, प्राकृतिक रूप से नहीं है। प्राकृतिक रूप से केवल एक ही है, जो कि चंद्रमा है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और यह लगभग हमसे कितनी किलोमीटर दूर है, तो देख सकते हो 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखो, उपग्रह जो होते हैं, यहाँ पर कुछ डेफिनेशन दे रखी है, आप पढ़ सकते हो कि उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार से चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ओके, और वहीं पर ही मानव निर्मित उपग्रह के बारे में भी बोल रखा है, जो कि अलग अलग प्रकार के नीचे उदाहरण भी दे रखे हैं, जैसे कि इनसेट, ये थोड़ी सी हिंदी में है तो IRS, शायद हाँ यही है, IRS और एडोसेल्ट। ओके, तो ये कुछ उपग्रह हैं जो कि मानव निर्मित मैनमेड है। ओके, तो क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का केवल एक ही प्राकृतिक है और वो है चंद्रमा। चलिए नीचे की तरफ आए तो यहाँ पर देखो क्या लिख रखा है, लिख रखा है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा इस बात को, क्योंकि चंद्रमा क्या है, वो चक्कर लगाती है ग्रहों के, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगा लेती है, 27 दिन में लगा लेती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओके, और लगभग इतने ही समय में वो अपने कक्ष पर भी एक चक्कर लगाती है, जैसे कि अपने ही स्थान पर घूमना और अपने मम्मी की चारों तरफ घूमना। ओके, तो उसी प्रकार से चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के 27 दिन में चक्कर लगाती है और अपने अक्ष पर भी 27 दिन में ही लगभग चक्कर एक लगा पाती है। आगे बात करी जाए तो छिद्र ग्रह के बारे में कुछ बातें बोल रखी हैं। क्या बोल रखा है कि तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य, ध्यान रखिएगा, छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इन पिंडों को छिद्र ग्रह कहते हैं, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच में चक्कर काटते हैं। ओके, उन्हीं को ही क्या कहा जाता है, छिद्र ग्रह जाता है। यह क्या बोल रखा है, यह मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। किसके बीच पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच। अगर आपसे पूछा जाए कि छिद्र ग्रह जो है वो किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं आपके मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में। ओके, नीचे की तरफ आए तो यहाँ पर कुछ उल्का पिंड के बारे में बात कर रखी है, और उल्का पिंड मैंने अभी आपको बताया कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े उल्का पिंड कहलाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जो कि नीचे की तरफ यहाँ पर आपके आकाश गंगा में अलग अलग प्रकार की चीजें देखने को मिलेगी। ओके, तो उन्हीं को ही क्या कहा जाता है, उल्का पिंड। अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नीचे की ओर आप ध्यान रखिएगा, आकाशगंगा क्या होता है, आपका ब्रह्मांड क्या होता है, या फिर पृथ्वी क्या होती है, वो सारी की सारी चीजें आप आओ नीचे तो वहां पर आप फिगर में देख सकते हो कि एक लेडी यानी कि एक बच्ची को बनाया गया है, जो हम कहाँ पर रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा ही एग्जांपल ले लो कि वो जो चित्र में मैं हूं, हम कहाँ रहते हैं, पृथ्वी में। पृथ्वी किसका भाग है, एक सौरमंडल का भाग है, यानी कि सोलर सिस्टम का भाग है। सोलर सिस्टम किसका भाग है, आकाशगंगा का। अब आकाशगंगा में पता नहीं कितने और सौरमंडल होंगे, हमें नहीं पता। ओके,
नीचे की ओर आए तो आपका आकाशगंगा किसका भाग है, वो ब्रह्मांड का भाग है। ओके, तो इस प्रकार से देख सकते हो, पृथ्वी सौरमंडल का, सौरमंडल आकाशगंगा का, आकाशगंगा ब्रह्मांड का क्या है, भाग है। तो इस हिसाब से पूरा का पूरा देख सकते हो कि ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा, सोच सकते हो इसके बारे में। क्यों? क्योंकि देखो सौरमंडल में कितने हमारे हैं ग्रह, 8। अब 8 ग्रह, कितने प्रकार के, कितने ग्रह, 8 ग्रह सौरमंडल आकाशगंगा में होंगे, और उसी प्रकार से कितने आकाशगंगा ब्रह्मांड में होंगे। तो उस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो कि हम एक केवल छोटी सी चीज है पृथ्वी के ऊपर। ओके, तो यहां पर आकर आपका पूरा का पूरा चैप्टर ये कि काफी लंबा था लेकिन खत्म हो जाता है। लेकिन नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सही और गलत क्वेश्चंस दे रखे हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रखा है कि किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह के नाम से यानी कि ट्विंस कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है, पढ़ाया था मैंने आपको नीचे। और यही क्वेश्चन पूछे जा चुका है, ध्यान रखिएगा, सिमिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। तो मैंने आपको बोला हमारा पृथ्वी जो है वो सूर्य से तीसरे नंबर पर आता है और साइज में 5वें नंबर पर आता है। नीचे की तरफ आए तो सभी ग्रह सूर्य की चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं। तो बोला था मैंने आपको अंडाकार यानी कि दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट है ध्रुव तारा से किस दिशा का ज्ञान होता है। तो उत्तर दिशा का ज्ञान होता है क्योंकि वो हमेशा उत्तर दिशा में स्थित होता है। नेक्स्ट है छिद्र ग्रह किस कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो किसके बीच पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर था। ओके, तो कुल मिलाकर ये था आज का अपना पूरा का पूरा हमारा चैप्टर 3 पृथ्वी की गतियां। अब जैसे कि मैंने आपको 3rd चैप्टर यानी कि इससे पहले आपके 2 चैप्टर करवाए थे, उसमें मैंने आपके कुछ पॉइंट्स बताए थे कि घूर्णन क्या होता है और परिक्रमा क्या होता है। अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा। ओके, चलिए आज फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर पढ़ोगे आप, जैसे कि आप जानते हैं पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि लास्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं सारी चीजें, तो आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी की गति कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की है। कौन कौन सी, तो एक होती है घूर्णन और दूसरी होती है आपकी परिक्रमा। तो ये 2 प्रकार की आपकी गतियां होती हैं पृथ्वी की। अब ये दोनों की दोनों क्या होती हैं, तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी जब अपने ही जगह पर या अपने ही अक्ष पर घूमता है उसको घूर्णन कहा जाता है, और जब पृथ्वी सूरज की चारों तरफ चक्कर लगाती है गति में उसको क्या कहा जाता है, परिक्रमा कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब आप जैसे कि किसी 2 कपल्स का विवाह होता है तो वो अग्नि की चारों तरफ परिक्रमा लेते हैं ना, गोल गोल घूमते हैं ना, उसी प्रकार से पृथ्वी जो है जो सूर्य की चारों तरफ जो गोल गोल घूमती है उसी को ही परिक्रमा कहा जाता है। ओके, तो दोनों चीज को ध्यान रखिएगा, अपनी जगह पर घूमने को ही क्या कहा जाता है, वो घूर्णन कहा जाता है जैसे कि लट्टू, और परिक्रमा उसको कहा जाता है जो कि अग्नि के चारों तरफ विवाह जोड़ा जो होता है वो चक्कर लगाता है, वैसे ही पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है। ओके, दोनों चीज को ध्यान रखिएगा। आगे चलें तो आगे बोल रखा है कि पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी पर जितनी भी रेखाएं, चाहे अक्षांश हो, देशांतर हो या कोई सी भी रेखा हो, वो सारी की सारी क्या है, काल्पनिक है। हम जगह को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जगह को पहचानने के लिए, दिशा के लिए हम उस लाइन को हमने खींच रखा है। पृथ्वी के ऊपर कोई ऐसी लाइन नहीं खींची हुई है। ओके, तो वो काल्पनिक रेखा है जो कि इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। कहने का तात्पर्य आपका ये है कि जो हमारी पृथ्वी है ना, जैसे कि हम जब रोड पर चलते हैं तो बिल्कुल सीधे होकर चलते हैं, 90 डिग्री बनाकर चलते हैं अपने रोड पर, लेकिन जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर बिल्कुल सीधी खड़ी ना होकर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हो, पृथ्वी जो है वो होनी चाहिए, जो सीधी सीधी डॉट डॉट लाइन देख रहे हो ना आप 90 डिग्री पर, होनी चाहिए ऐसे, लेकिन वो आपकी है कैसे, जहां पर ये उत्तरी आपका ध्रुव लिखा हुआ है वो पृथ्वी इतनी टेढ़ी है। बोल सकते हो कि पृथ्वी अपने अक्ष से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है और अपने लंब से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा। आप ये लगा सकते हो कि जब आप रोड पर खड़े होते हो तो एकदम 90 डिग्री का कोण बनाते हो, लेकिन आप 90 डिग्री का कोण ना बनाकर हल्का सा आगे की तरफ झुके हुए हो। ओके, तो पृथ्वी भी ऐसे ही झुकी हुई है, वो बिल्कुल सीधी खड़ी ना होकर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो अगर आपसे पूछा जाए
कि पृथ्वी अपने अक्ष से कितने डिग्री कोण बनाती है, तो 66.5 डिग्री का, और लंब से कितनी झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूरे के पूरे चांसेस है पूछने के। ओके, ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। और इसके बीच में 3 रेखाएं देख रहे हो आप, बीच वाली विषुवत वृत्त जिसे इक्वेटर कहते हो, ऊपर कर्क रेखा और नीचे आपकी मकर रेखा। इसकी जानकारी मैं आपको पहले भी दे चुका हूं, लेकिन अभी आपको दोबारा दे रहा हूं। जो कर्क रेखा जिसको क्या कहा जाता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री पर होती है, और नीचे जो मकर रेखा उसको क्या कहा जाता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि नीचे की तरफ यानी कि साउथ की तरफ 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। ओके, तो ये दोनों की तीनों की तीनों रेखा ध्यान रखिएगा। आगे जब आप चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे तो वहां पर इन 3 रेखाओं का बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए मैंने आपको ये दोबारा रिवाइज करवा दिया है। ओके, चलिए नीचे आते हैं तो यहां पर देखो क्या लिख रखा है कि पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमा कहा जाता है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, किसी के चक्कर लगाना चारों ओर, उसी को ही परिक्रमा कहा जाता है। जैसे कि पृथ्वी जो है वो हमारे सूरज की चारों ओर चक्कर लगाती है। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो, पृथ्वी जो है वो सूरज के चारों ओर कैसे चक्कर लगाती है, एक अंडाकार रूप में चक्कर लगाती है। ओके, उसी को ही परिक्रमा कहा जाता है। आगे बात करें तो पृथ्वी एक वर्ष में या फिर 365 1/4, ध्यान रखिएगा, जो पृथ्वी है वो सूरज के जो चारों तरफ चक्कर लगाती है वो कितने दिन में लगाती है, तो 365 1/4। अब ये 1/4 जो है वो 24 घंटे का, जैसे एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो 24 घंटे का 1/4 कर दो, मतलब 6 घंटे, क्योंकि 6 चौक 24 होता है, तो 365 और 6 घंटे। ओके, 365 दिन और 6 घंटे में जो हमारा सूरज है वो पूरे के पूरा चक्कर लग जाता है पृथ्वी का। यानी कि पृथ्वी जो है वो सूरज के पूरे चारों तरफ चक्कर लगा लेती है 365/1/4 दिन में। जिससे आप करेक्टली बात करी जाए तो 365 और 6 घंटे लगते हैं हमारी पृथ्वी को सूरज की चारों ओर घूमने में। अब ये जो 1/4 है ना, हम इसको इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बिल्कुल फिक्स एक अमाउंट मिल सके जो कि 365 दिन का हम साल मानते हैं। और साल 4 साल में जो ये 6-6 घंटे होते हैं वो बच के एक दिन बना लेते हैं, जिसके कारण हमारा फरवरी मंथ जो होता है वो 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है जो कि 29 दिन का होता है। वो इसी के कारण ही होता है। ओके, जैसे कि आप आगे पढ़ोगे, हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए जो 6 घंटे होता है इसको हम नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है पॉइंट के बाद जो संख्या जोड़ी जाती है वो थोड़ा सा कंफ्यूज क्रिएट कर देता है। इसलिए हम इसको 6 घंटे को ना जोड़कर इसको हम इकट्ठा करते रहते हैं 4 साल तक के, और उसके बाद जैसे या नेक्स्ट ईयर आता है उसमें हम उसको जोड़ देते हैं और वो हमारा क्या हो जाता है, 24 घंटे यानी कि एक दिन बन जाता है। अब यहां पर ये जो फिगर देख रहे हो आप, इस फिगर के अंदर ही पूरा का पूरा चैप्टर समाया हुआ है। अगर आपने ये पूरा का पूरा फिगर अच्छी तरीके से समझ लिया, जो कि समझाना मेरा काम है, कि जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है वो 4 पोजीशन में लगाती है। कब कब? तो पहला लगाती है 21 जून, दूसरा लगाती है 23 सितंबर, तीसरा लगाती है 22 दिसंबर और चौथा लगाती है आपका 21 मार्च। ये 4 दिशाएं हैं। इन चारों दिशाओं को अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और यहीं से ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। लेकिन कुछ और पॉइंट्स है, पहले उसको समझ लेते हैं फिर आगे बात करेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, 4 वर्षों के प्रत्येक में जो 6-6 घंटे होते हैं उसको बचाकर रखते हैं और 4 साल में एक बार जोड़ दिया जाता है, जिसके कारण जो फरवरी मंथ होता है वो 29 दिन का हो जाता है। और ऐसे में जो हमारा वर्ष होता है वो कितने दिन का हो जाता है, 366 दिन का हो जाता है, 4 साल में एक बार। उसी को हम क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। ओके, नीचे की तरफ आओ तो जो मैंने अभी आपको फिगर दिखाया था ना, उसी के बारे में पूरी की पूरी जानकारी दे रखी है। लेकिन मैं अभी आपको यहां से समझाऊंगा तो आप उस चीज को समझ नहीं पाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं अभी आपको फिगर में सारी की सारी चीजें समझाऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। बस आप यहां पर ध्यान रखिएगा कि आखिरी में यह बात बोली गई है कि इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमा के कारण ही दिन एवं रात तथा ऋतु में परिवर्तन होता है। यानी कि जो हमारी पूरे के पूरे पृथ्वी के ऊपर जो मौसम परिवर्तन होता है, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, वसंत हो, बाहर के दिन हो, कोई भी दिन हो, वो आपके इसी जो पृथ्वी घूमती है उसी कारण हमारे पृथ्वी पर ये सारे के सारे मौसम परिवर्तन देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में घूर्णन भी हो, परिक्रमा भी हो या फिर और भी कुछ ऑप्शंस हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गुरुत्वाकर्षण, तो आपको किस चीज को पर टिक करना है, तो ध्यान रखिएगा जो हमारे पृथ्वी में मौसम परिवर्तन होता है वो किस कारण होता है, वो परिक्रमा के कारण होता है।
अगर आप राइट हैंड साइड में ये पॉइंट पढ़ोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि पृथ्वी के परिक्रमा तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में घूमने होने के कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर देखो साफ लिख रखा है किसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है हमारी पृथ्वी पर, तो परिक्रमा के कारण होता है। ओके, जो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है उसके कारण होता है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ओके, एक पॉइंट मैं आपको और बताऊंगा, लेकिन पहले हम फिगर समझ लेते हैं कि फिगर में कौन कौन से क्वेश्चंस दिए हुए हैं और यहां से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहां पर आपके 4 क्या होते हैं, स्टेजेस होते हैं। जो सबसे पहला होता है वो कब होता है, 21 जून को होता है। अब ये जो 21 जून आप डेट देख रहे हो, इसी को ही क्या कहा जाता है, तो समर सोल्स्टिस कहा जाता है। मतलब आप देख सकते हो उत्तर अयंत कहा जाता है इसको। ओके, तो अगर आपसे पूरी पूछी जाए कि पृथ्वी की पहली पोजीशन कौन सी होती है और कब होती है, तो ध्यान रखिएगा समर सोल्स्टिस इसको इंग्लिश में कहा जाता है, जो कि 21 जून को होता है। अब यहाँ पर क्या चीज देखने को मिलती है, तो जैसे कि मैंने अभी आपको एक 3 लाइन दिखाई थी, जैसे कि मैंने आपको बोला था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसे आप हिंदी में कर्क रेखा, विषुवत और मकर रेखा, वो 3 रेखाएं मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पर आप 21 जून वाला जो ग्लोब है वो देखो, तो 21 जून वाला जो ग्लोब है उसमें आपकी जो ऊपर 2 लाइन और नीचे 2 लाइन, 4 लाइन दिख रही है। लेकिन इक्वेटर कौन सी होगी आपकी, ये वाली लाइन इक्वेटर है। इसके ऊपर वाली कौन सी लाइन होगी, कर्क रेखा, और उस इक्वेटर के नीचे वाली लाइन कौन सी होगी, वो होगी मकर रेखा। ओके, तो इन तीनों रेखाओं को ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि यहां से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप देख रहे हो कि सूरज कहां पर है पृथ्वी के, वो राइट हैंड साइड में है। सूरज की किरणें कहां से पड़ रही हैं, आपकी राइट हैंड साइड से पड़ रही हैं। तो जिसके कारण आप देख सकते हो जो सूरज की किरणें हैं उसके कारण पृथ्वी पर आधे हिस्से में दिन हो रखा है और आधे हिस्से में शेडेड पोर्शन है, यानी कि रात हो रखी है। ओके, लेकिन इस वाले यानी कि 21 जून के पोजीशन में सबसे ज्यादा जो किरणें पड़ती हैं वो कौन सी रेखा पर पड़ती है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा यहां से सबसे ज्यादा जो किरणें पड़ती हैं सूरज की वो पड़ती है कर्क रेखा पर। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो जो कर्क रेखा है ऊपर से दूसरी ये वाली, यहां पर देखो ये कर्क रेखा है, इस रेखा पर देखो पूरी का पूरा सूरज जो है वो बिल्कुल रेखा को क्लियर दिखा रहा है। ओके, तो कर्क रेखा के ऊपर बिल्कुल ऊपर और नीचे जो कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है, यहां पर तो कभी भी सूरज की किरणें सीधी पड़ती ही नहीं है। आप सभी को पता है वो गेंद का ऊपर और नीचे वाला हिस्सा होता है, वहां पर कभी भी सूरज की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं। या तो सूरज की किरणें पड़ेंगी सीधी विषुवत यानी कि इक्वेटर पर, या फिर कर्क रेखा जिसे आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हो, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसे मकर रेखा कहते हो। इन तीनों के ऊपर ही कब कब सीधी रेखा पड़ती है वही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे। ओके, तो 21 जून को जैसे कि आप देख सकते हो पूरी की पूरी सीधी किरणें कब पड़ती हैं आपकी, 21 जून को पड़ती है कहां पर, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर बिल्कुल सीधी किरणें पड़ती हैं। ओके, जिसके कारण यहां पर जो होता है दिन जो होता है वो 14 घंटे का होता है और जो रातें होती हैं यहां पर वो 10 घंटे का होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस वाले हिस्से में जो कि भारत के, ध्यान रखिएगा भारतीय भूगोल पढ़ा रहा हूं तो आपको, तो इसके कारण जो भारत में दिन होता है वो कितने घंटे का होता है, 14 घंटे का, और रातें कितने घंटे की हो जाती हैं, 10 घंटे की हो जाती हैं। ओके, तो ये था आपकी पहली पोजीशन। दूसरी पोजीशन आ जाती है इसके नीचे ही जो कि 23 सितंबर को बनता है, जिसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है वसंत ऋतु। क्यों, क्योंकि इसकी जो किरणें होती है ना वो बिल्कुल सीधी पड़ती हैं किस पर, विषुवत वृत्त पर यानी कि इक्वेटर पर। जैसे कि आप देख रहे हो यहां पर जो पृथ्वी होगी वो घूम के बिल्कुल सीध में आ जाएगी। सीध में होने के कारण जो होता है वो 23 सितंबर को जो किरणें होती हैं सूरज की वो बिल्कुल सीधी की सीधी कहां पर पड़ती हैं, इक्वेटर पर पड़ती हैं। जो लाइन मैं आपको बता रहा हूं वो ध्यान रखिए, सूरज की किरणें बिल्कुल इक्वेटर यानी कि विषुवत वृत्त पर कब पड़ती है, तो 23 सितंबर को पड़ती है। और ये वाले पोजीशन को क्या कहा जाता है, तो इस वाले पोजीशन को वसंत ऋतु कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में ऑटम भी कहा जाता है आपको। ओके, तीसरी पोजीशन आ जाती है आपकी 22 दिसंबर को। तो 22 दिसंबर को जब सूरज की किरणें होती हैं, जैसे कि आप 21 जून में देख रहे थे, वो आपकी सारी की सारी सूरज किरणें कहां पड़ रही थी, वो उत्तरी ध्रुव उत्तरी गोलार्ध की तरफ पड़ रही थी। लेकिन अब जब 22 दिसंबर का दिन आएगा यहां पर सूरज की किरणें कहां पर पड़ेंगी, ज्यादातर वो आपके दक्षिणी ध्रुव यानी कि दक्षिणी गोलार्ध पर पड़ेंगी। ओके, तो इस बार जो आपका सारा का सारा दिन और रात इसी के कारण होता है कि एक बार पृथ्वी घूमकर इधर जाती है और पृथ्वी घूमकर इधर होती है, उसी के कारण
कारण दिन और रात देखने को हमें मिलते हैं। और इसके कारण जो 22 दिसंबर होता है इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है आपका हिंदी में इसको कहा जाता है आपका शीत अत्यंत, जिसे विंटर स्कोलेस्ट कहा जाता है, यानी कि सर्दियों के दिन कहे जाते हैं। और यहाँ पर जो सूरज की किरणें होती हैं वो बिल्कुल सीधी किसके ऊपर पड़ती है, तो आप देख सकते हो मकर रेखा बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है, तो अब मकर रेखा के ऊपर बिल्कुल सीधी किरणें पड़ती हैं। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मकर रेखा कब पड़ती है बिल्कुल सीधी सूरज की किरणें मकर रेखा पर, तो 22 दिसंबर को पड़ती है। और चौथा पोजीशन आ जाता है आपका 21 मार्च ऊपर वाला, जिसे क्या कहा जाता है, तो शरद ऋतु कहा जाता है। इसमें जो सूरज की किरणें होती हैं वो बिल्कुल सीधी की सीधी किस पर पड़ती है, वो इक्वेटर पे यानी कि विषुवत वृत्त पर ही पड़ती हैं। ओके, और यहाँ पर जो दिन होते हैं वो 12-12 घंटे के होते हैं। दोबारा मैं आपको दिन बता देता हूं। पहली पोजीशन जो कि 21 जून थी, उसके दिन जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो भारत में दिन जो होते हैं वो 14 घंटे के और रात जो होती है वो 10 घंटों की होती है। ओके, दूसरी पोजीशन जब 23 सितंबर होता है, जब सीधी किरणें इक्वेटर पर पड़ती हैं तो भारत में जो दिन होते हैं वो 12-12 घंटे के होते हैं, 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रातें। तीसरी पोजीशन जब 22 दिसंबर का आता है, जिसको शीत अत्यंत भी कहा जाता है, जिसमें आपकी सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी किस पर पड़ती है, मकर रेखा पर, जिसके कारण भारत में जो दिन होता है वो 10 घंटे की होती है और रातें जो होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं और 14 घंटे की रातें हो जाती है। बिल्कुल विपरीत हो जाता है 21 जून से, पहले पोजीशन से। फिर दोबारा घूमकर जब वो आपके बिल्कुल शरद ऋतु की तरफ आ जाती है 21 मार्च की तरफ, तो 21 मार्च पर सीधी किरणें किस पर पड़ती हैं, विषुवत वृत्त पर पड़ती हैं, जिसके कारण दोबारा भारत में दिन और रात कैसे हो जाती हैं, 12-12 घंटे की हो जाती हैं। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन आपके पूरा का पूरा जो सर्कल था, इसी कारण भारत में ऋतु या भारत में क्या पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन और दिन रात देखने को होता है। और इसी कारण अलग अलग पोजीशन से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि सूरज की किरणें सीधी कब पड़ती है विषुवत वृत्त पर, कब पड़ती है कर्क रेखा पर, कब पड़ती है मकर रेखा पर। तो डेटों को ध्यान रखिएगा और दिन और रात का फर्क ध्यान रखिएगा, भारत में कब 14 घंटे के दिन होते हैं, कब 10 घंटे के दिन होते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यहां से ये सारे के सारे। चलिए, अब जैसे कि मैंने आपको बोला था, फिगर समझाने के बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक और बताऊंगा, यहां से निकल कर आएगा, जो कि आपका ये वाला जो निकल के आता है कि क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्या मनाया जाता है, क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गर्मियों में यानी कि ग्रीष्म ऋतु में कौन सा देश जो है वो क्रिसमस मनाता है, आप सभी को पता है क्रिसमस जो आता है वो अधिकतर सर्दी में आता है, दिसंबर में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में वो गर्मी में मनाया जाता है, वो पूरे के पूरे पृथ्वी सर्कल के अनुसार। ओके, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। ओके, तो ये करके आपका पूरा का पूरा चैप्टर था गतियों के बारे में पृथ्वी के। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस दे रखे हैं इस वाले चैप्टर में, तो चलिए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है, मतलब जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों ओर जो चक्कर लगाती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है परिक्रमा। ओके, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर है। मैंने आपको बोला था अपनी ही जगह पर घूमते रहो लट्टू की तरह, तो उसको घूर्णन कहा जाता है, और जब चारों तरफ घूमो अग्नि पर, जैसे कि कपल जो घूमते हैं विवाह करते हैं, वो परिक्रमा होती है। तो पृथ्वी पर जो होती है उस सूर्य के चारों तरफ गति करती है, परिक्रमा होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, सूरज की सीधी किरणें, अब ये देखो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो सूरज की सीधी किरणें जो होती हैं वो विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं। तो 2 पोजीशन मैंने आपको बताए थे कि 2 पोजीशन में आपकी जो बिल्कुल सीधी किरणें होती हैं वो विषुवत वृत्त पर होती हैं, और वो कब कब बताई थी, तो वो मैंने आपको बताई थी, या तो आपकी वो पोजीशन 21 मार्च को होगी या फिर 23 सितंबर को होगी। तो यहाँ पर क्या दे रखा है आपका, वो 21 मार्च दे रखा है, जो कि कौन से दिन आ जाते हैं उस टाइम, तो उस दिन आ जाते हैं आपके वसंत के दिन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था। ओके, 21 मार्च को विषुवत वृत्त पर सूरज की किरणें जो होती हैं वो बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, जो कि 4th पोजीशन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहां मनाया जाता है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि कहां मनाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है। तो पृथ्वी पर जो गतियां होती हैं, चाहे वो घूर्णन हो गया चाहे परिक्रमा हो गया, इन दोनों के कारण ही पृथ्वी के ऊपर क्या होता है, ऋतु परिवर्तन देखने को मिलता है। लेकिन ऑप्शन में दोनों चीज है, तो हम किस चीज को चुनेंगे, परिक्रमा को चुनेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि पृथ्वी जब सूरज की चारों तरफ चक्कर लगाती है ना, उसी कारण कभी दिन कभी रात कभी ज्यादा कभी कम पड़ता है, उसी कारण ज्यादातर परिवर्तन देखने को मिलता है, इसलिए हम परिक्रमा पर बिल्कुल टिक लगाएंगे। ओके,
तो ये था आज का पूरा चैप्टर आपका पृथ्वी की गतियां तीसरा। ओके, अध्याय 4 मानचित्र के बारे में। अब ये मानचित्र जो है ये किस लिए इस्तेमाल होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो जैसे कि हमने अपने लास्ट चैप्टर में जैसे लिख रखा है कि आपने पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पृथ्वी के का अध्ययन करना चाहते हैं तब हमारे लिए ग्लोब क्या होता है, वो उपयोगी साबित होता है। लेकिन हम जब अपने पृथ्वी में एक देश के बारे में, जैसे कि हमारा जो देश है वो हमारा क्या है, भारत। भारत के अपने जो देश है उसके राज्य, उसके जिलों, उसके शहर, उसके गांव के बारे में अगर हम अध्ययन करना चाहते हैं तो ग्लोब हमारे लिए वो कारगर साबित नहीं होगा। इसके लिए हमारे लिए क्या उपयोगी चाहिए, तो उसके लिए हमें उपयोग करना होगा मानचित्रों को। मानचित्रों के द्वारा हम एक देश की अलग अलग राज्यों, अलग अलग जिलों के बारे में बात कर सकते हैं। ओके, तो मानचित्र पृथ्वी की सतह या फिर इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींची गई चित्र है। मतलब ग्लोब जो है, पृथ्वी जो हमारी गोल है, लेकिन जो मानचित्र होता है वो कैसा है, चपटा है। तो कुछ अध्ययन करने के बाद कुछ वैज्ञानिकों द्वारा ये गोल चीज को एक चपटी चीज पर उतारा गया है, जिसको हम समझने के लिए अलग अलग राज्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, आगे लिख रखा है कि जब बहुत से मानचित्रों का एक साथ रख दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, जब बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको एटलस कहा जाता है। एक सिंगल राज्यों का मानचित्र देखोगे तो वो आपका मानचित्र तो कहलाएगा ही, लेकिन आप काफ़ी सारे समूहों को, काफ़ी सारे आप देखते हो, एक एटलस की बुक आती है, उसमें अलग अलग राज्यों के अलग अलग प्रकार के मैप्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के मानचित्र होते हैं। तो पूरा का पूरा जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, एटलस कहलाता है। ओके, अब आते हैं बात में कि भौगोलिक मानचित्र या फिर भौतिक मानचित्र क्या होता है, राजनीतिक मानचित्र क्या होता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं ये जो भौतिक मानचित्र होता है वो क्या होता है। तो शाब्दिक शब्द में बात करें तो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, नदियों, महासागरों इत्यादियों को दर्शाने के लिए जो मानचित्र का इस्तेमाल किया जाता है वो आपका भौतिक मानचित्र का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर उच्चवच मानचित्र का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि पर्वत, पठार, मैदानों, नदियों, महासागरों का इस्तेमाल करने के लिए, उसको दर्शाने के लिए किस मानचित्र का इस्तेमाल किया जाता है, तो भौतिक मानचित्र का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा आपका राजनीतिक मानचित्र। अब ये कौन से मानचित्र होते हैं, तो जिसमें राज्य, नगरों, शहरों तथा गांवों या फिर विश्व के विभिन्न देशों या राज्यों की सीमाओं को दर्शाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, तो राजनीतिक मानचित्र होता है वो। ओके, तो उसको क्या कहा जाता है, राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र कौन से होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, जिसमें आपके सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि का वितरण हो या दर्शाया गया हो, उन मानचित्रों को क्या कहा जाता है, थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। दोबारा ध्यान रखिएगा, दोबारा मैं आपको रिपीट कर देता हूं, जिस मानचित्र में आपके पर्वत, पठार, मैदान, नदियों, महासागरों की जानकारी मिलती है उसको भौतिक मानचित्र, जिससे आपका राज्य, नगरों, शहर तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों या राज्यों की सीमाएं दर्शाई जाती हैं उसको राजनीतिक आपका मानचित्र, और लास्ट में जिसमें सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र या वन तथा उद्योगों का वितरण हो उसको थीमेटिक मानचित्र जाता है। ओके, तो आपको पता चल गया मैप्स कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। और साथ ही साथ में अगर आपसे पूछा जाए कि मानचित्र के घटक कितने होते हैं, तो वो भी 3 प्रकार के होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। ओके, ये 3 प्रकार के आपके घटक होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अब ये दूरी क्या है, दिशा क्या है और प्रतीक क्या है, तीनों के तीनों को आपका अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। तो पहला आ जाता है आपका दूरी। अब ये दूरी क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। मतलब कि आपका जो ग्लोब है देख सकते हो आप कितनी बड़ी है, लेकिन उसके जो अलग अलग राज्य हैं एक छोटे से कागज पर दर्शाया जाता है, इसलिए इसको छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे, या फिर तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती है। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है, और वो कौन सा पैमाना होता है तो मैं अभी आपको बता दूंगा वो किस प्रकार का पैमाना चुना जाता है। लेकिन इस पॉइंट को समझ लीजिए, पैमाना स्थल
पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आप पैमाने को समझ लीजिए किस प्रकार से होता है। उदाहरण के लिए कि आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी कितनी है, तो 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र में क्या दर्शाया जा रहा है, तो 2 सेंटीमीटर दर्शाया जा रहा है। देख सकते हो 10 किलोमीटर को उन्होंने किस में दर्शा दिया, 2 सेंटीमीटर में। इससे अभिप्राय क्या है कि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा, तो 5 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या है, एक छोटे रूप में आपका, छोटे पैमाने में रूप में आपका इस्तेमाल किया गया है। मतलब दूरी आपके घर से आपके विद्यालय की दूरी जो थी वो 10 किलोमीटर थी, लेकिन हमने उसको कितना समझ लिया, तो हमने उसको कितना समझा है आपका 2 सेंटीमीटर। 5 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर आपका दर्शाया जाएगा। तो देख सकते हो इस प्रकार के पूरा इस्तेमाल करके दूरी का इस्तेमाल किया जाता है। और दूरी और पैमाना किस चीज में इस्तेमाल होता है, दूरी में इस्तेमाल होता है, मानचित्रों में इस्तेमाल होता है। ओके, आगे बात करोगे कि जब बड़े क्षेत्रफल, ध्यान रखिएगा, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग जैसे कि महाद्वीपों या फिर देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र 5 सेंटीमीटर, ध्यान रखें मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर के स्थल को कितना मापा जाता है, तो 500 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा 5 सेंटीमीटर को अब कितना मान लिया है, 500 किलोमीटर मान लिया। मतलब 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, 100 किलोमीटर के बराबर होगा। तो इस प्रकार के पैमाने को क्या कहा जाता है, तो छोटा पैमाने वाला मानचित्र कहा जाता है। और इसी प्रकार में जब बड़े मानचित्र का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि जब एक छोटे से क्षेत्रफल वाले भाग जैसे कि आपके गांव या शहरों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने वाले का उपयोग करते हैं। कैसा होता है बड़ा पैमाना, तो जब 500 मीटर की दूरी को, ध्यान रखिएगा 500 मीटर की दूरी को हम किस में दर्शाते हैं, 5 सेंटीमीटर में। ध्यान रखिएगा वैल्यू जितनी ज़्यादा हाई होगी उसको छोटा पैमाना कहा जाएगा। जैसे कि 500 किलोमीटर के इसमें हमने दर्शाया 5 सेंटीमीटर में, तो उसको क्या कहा जाता है, छोटा पैमाने वाला मानचित्र। और जब आपकी जो वैल्यू होगी वो कम होगी, जैसे कि 500 मीटर 500 किलोमीटर से तो कम है, लेकिन उसको क्या कहा जाता है, वो बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। ओके, तो दोनों को ध्यान रखिएगा, छोटा पैमाना और बड़ा पैमाना क्या होता है, बस इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर यही पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट था। ये पूरा का पूरा मैप बनाने की कोशिश करिए, लेकिन आपको एक आगे चल के एक मैप अच्छे से समझा दूंगा मैं। अब आते हैं दिशा के बारे में। अब दिशा क्या है, तो आपको भी पता है अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ 3 तीर का निशान होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, अधिकतर कंपास वगैरह में भी देखने को मिलता है, दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्ष उत्तर लिखा रहता है, ऊ लिखा रहता है, उत्तर लिखा होता है। यह तीर का निशाना उत्तर दिशा को दर्शाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको किसी मैप पर किसी दिशा में उत्तर दिशा का पता चल गया ना, तो आप सारी की सारी दिशाओं का पता कर सकते हो। वैसे तो हम ध्रुव तारे के द्वारा भी उत्तर दिशा का पता कर सकते हैं, क्योंकि ध्रुव तारा जो होता है वो उत्तर दिशा में ही होता है। और जब आपको उत्तर दिशा का पता चल जाता है, तब आप आराम से पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में भी पता कर सकते हो, क्योंकि आप सभी को पता है उत्तर दिशा किस तरफ है, ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ क्या होगा, दक्षिण। उसके आपके राइट हैंड साइड की तरफ क्या होगा, पूर्व, और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्या होगा, तो पश्चिम होगा। तो इसलिए आपका जब उत्तर दिशा का पता चल जाता है, तो उसी से हम क्या पता कर सकते हैं, चारों की चारों दिशाओं को पता कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक छोटी सी बेसिक जानकारी थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ये आगे बात करें तो यहाँ पर लिख रखा है कि हम दिशक सूचक, ध्यान रखिएगा दिक् सूचक जो होता है वो आपका कंपास, जिसे आप इंग्लिश में कहते हो, जैसे कि ये रहा आपका ग्रीन फिगर वाले में, इसको ही कहा जाता है कंपास। ओके, इसके द्वारा आपका उत्तर और दक्षिण की दिशा का पता किया जाता है। इसमें इतनी सी बात थी, इसी चीज को आप समझिएगा। ओके, अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका प्रतीक। अब ये प्रतीक क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा आप मैप में अलग अलग प्रकार के साइनों का इस्तेमाल करते हो। जैसे कि देखा होगा आपने कि भवनों का, सड़कों का, पुलों का, वृक्षों का, या रेल की पटरियों का, या कुएं को दर्शाने के लिए अलग अलग निशानों का उपयोग किया जाता है। तो वो जो निशान उपयोग किए जाते हैं उनको ही प्रतीक कहा जाता है, जो कि आपका ईवीएस में आपका रेलवे से अधिकतर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रेलवे का चित्र का फाटक का दिखा देगा, वो आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आपके देखो कुछ इमेजेस दे रखे हैं,
हैं, जैसे कि रेलवे लाइन में आप देख सकते हो बड़ी लाइन, मीटर लाइन या फिर रेलवे लाइन। तो आप ये तीनों प्रकार के साइन देख सकते हो। सड़क में पक्की कच्ची का देख सकते हो, सीमा में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राज्य जिलाओं की देख सकते हो, नदी में कुआं तालाब नहर पुल का निशान देख सकते हो, मंदिर में गिरजाघर मस्जिद या फिर आपका जो अलग अलग क्रिश्चियंस होते हैं या फिर अलग अलग प्रकार के होते हैं उनको देख सकते हो, या पोस्ट ऑफिस को देख सकते हो। ये सारे के सारे आपको साइंस दे रखे, सिंबल्स दे रखे हैं। अगर आप चाहो तो इसको ध्यान में रख सकते हो, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस बन सकते हैं आपके। ओके, वैसा क्वेश्चन अभी रेलवे फाटक से ही बना गया था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आगे चलोगे तो यहाँ से आपका बोल रखा है कि मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है। और कौन सी भाषा होती है? तो वो रंगों की भाषा होती है। मतलब रंग के द्वारा भी समझाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? तो उसको रूढ़ प्रतीक कहा जाता है। मतलब आपने देखा होगा कई बार आपको अलग अलग प्रकार के, जैसे कि नीले के रंगों का इस्तेमाल होता है, भूरे रंगों का इस्तेमाल होता है, पीले रंगों का इस्तेमाल होता है, हरे रंगों का इस्तेमाल होता है। तो उस इस्तेमाल किस लिए कहा जाता है? उसको अलग अलग चीज़ों को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे कि नीला रंग पानी के लिए, जलाशयों के लिए, भूरा रंग पर्वतों के लिए, पीला रंग पठारों के लिए, हरा रंग मैदानों के लिए उपयोग कहा जाता है। और उसको ही क्या कहा जाता है? रूढ़ प्रतीक कहा जाता है। ओके, अगर आपसे पूछें तो ध्यान रखिएगा। आगे बात कर रखिए रेखा चित्रों के बारे में। रेखा चित्र मतलब कौन सी सीमा कहाँ से कहाँ तक है उनकी रेखाएं खींची जाती हैं, वो आपको पता है, इसलिए मैं आपको उसके बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप सभी को रेखा चित्र के बारे में पता ही होता है, रेखा कहाँ से कहाँ तक जा रही होती है उसी को ही कहा जाता है। मेन जो आपके घटक थे उनके बारे में आपको समझाना था। तो यहाँ पर आपका आकर पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन क्वेश्चंस को लगा के देखिएगा कि वृक्षों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र, यानी कि जो आपको मैंने 3 प्रकार के मानचित्र बताए थे, उसमें से जो वृक्षों को यानी कि पेड़ों का जो वितरण करता है वो कौन सा मानचित्र करता है? भौतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र या फिर राजनैतिक मानचित्र। तो सही आंसर क्या होगा इसका? तो आप सभी को मैंने बताया था वन और उद्योग कौन दर्शाता है, तो वो थीमेटिक मानचित्र। तो वृक्ष कहां पर होंगे? वनों में होंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 थीमेटिक मानचित्र जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नीले रंग का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो आपको बताया था मैंने जलाशय यानी कि जलों के लिए इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दिक्सूचक यानी कि जो कंपास होता है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो उसका आपका इस्तेमाल दिशाओं का पता लगाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर है। मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि आपको उत्तर और दक्षिण दिशा दिखाती है, बताती है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है पैमाना आवश्यक है। तो किस चीज के लिए आवश्यक होता है? तो वो आपका मानचित्रों के लिए, कभी भी रेखाओं के लिए नहीं होता, ध्यान रखिएगा। रेखा चित्र और प्रतीकों के लिए नहीं होता, वो मानचित्रों के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर है। जैसे कि आपका 5 सेंटीमीटर को 500 मीटर को 5 सेंटीमीटर मान लिया गया था, वैसे करके। ओके, तो नोटबुक निकालिए और आज की डेट डालिए, लिख लीजिए अध्याय 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ। तो आप सभी को, हम सभी को पता है कि अर्थ यानी कि पृथ्वी आपका एकमात्र ऐसी जगह है जो एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर क्या है? जीवन उपलब्ध है, यानी कि वहां पर पूर्ण रूप से जीवित व्यक्ति या कोई अन्य चीज रह सकती है। क्योंकि हम सभी को पता है कि मानव को जीवित रहने के लिए कुछ आवश्यक तत्व एलिमेंट्स की जरूरत होती है, जो कि है भूमि, जल और हवा, जिसको आप एलिमेंट्स ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर भी बोल सकते हो। ये तीनों की तीनों चीज इंसान को, मनुष्य को या किसी चीज को जीवित रहने के लिए चाहिए होती हैं। और ये तीनों की तीनों चीज क्या है? वो पृथ्वी पर, अर्थ पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक, अब वो 3 प्रमुख घटक कौन से हैं? वो 3 एलिमेंट्स यानी कि जो कॉम्प्लेक्स जोन होता है वो कौन से हैं? अभी हम उनके बारे में बात करेंगे। आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यानी कि ये जो 3 प्रमुख घटक हैं वो आप यहाँ पर है और उसके साथ साथ वो एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। ये नहीं कि तीनों अलग अलग हैं। ओके, तीनों चीज आपस में क्या कर सकते हैं? प्रभावित करते हैं एक दूसरे को। आगे बात करें तो पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसको भूमंडल यानी कि लिथोस्फीयर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो पहला घटक क्या हो गया? पहला महत्वपूर्ण घटक वो भूमंडल यानी कि लिथोस्फीयर हो गया। और दूसरा हो गया आपका गैस की परत जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है, उसको क्या कहा जाता है? वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर कहा जाता है, जहां पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें जो हैं वो यहां पर पाई जाती हैं। ओके,
और पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। आप सभी को पता है पृथ्वी को 31%, 71 जो भाग है वो पूरा का पूरा किससे घिरा हुआ है, वो जल से घिरा हुआ है। तो पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, तो जलमंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। ओके, तो ये तीन प्रमुख आपके घटक होते हैं जो मनुष्य को जीवित रखने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये तीनों के तीनों क्या है, पृथ्वी पर पाए जाते हैं। और इसी को क्या कहा जाता है, बायोस्फीयर यानी कि जीवन या जीव मंडल कहा जाता है। ओके, अब ये जो तीनों की तीनों चीज है, इन तीनों की तीनों चीजों के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज जो हम पहले बात करेंगे वो बात करेंगे भूमंडल यानी कि अपने लिथोस्फीयर के बारे में, यानी कि जिस जमीन पर हम रहते हैं वो कैसे है और किस प्रकार से है उसके बारे में बात करेंगे। ओके, चलिए लिथोस्फीयर को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि लिख रखा है कि पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। ये तो आप सभी को पता है, जो पृथ्वी पर ठोस भाग है यानी कि 71% जो पानी है उसको छोड़कर बाकी जो हिस्सा है वो ठोस भाग का है, यानी कि भूमंडल का भाग है। ओके, यह भूपट्टी की चट्टानों तथा मिट्टियों की पतली परतों का बना होता है। ध्यान रखिएगा, ये भूपट्टी यानी कि जो ठोस भाग है उस पर भूपट्टी जो चट्टान होती है यानी कि जो चट्टान है उसके द्वारा, और जो मिट्टी की पतली परत होती है उसके द्वारा बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसे कि आप पेड़ पौधे उगाते हो तो उस पेड़ पौधों को मिट्टी के द्वारा ही तो तत्व मिले जाते हैं, इसलिए यहाँ पर जीवों के लिए प्रमुख पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से दो के भागों में बांटा जा सकता है, तो बड़े स्थलीय भूभाग को क्या कहा जाता है, तो महाद्वीपों कहा जाता है और के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। और बड़े जलाशय भाग को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो आपका बड़े स्थलीय भूभाग है जिसको महाद्वीप या महाद्वीपों कह सकते हो, जिसे कॉन्टिनेंट्स भी बोला जाता है, और जो बड़ा विश्व का यानी कि जो जलाशय भाग है यानी कि जल का जो भाग है उसको क्या कहा जाता है, महासागरीय बेसिन, जिसे ओशियन बेसिन भी कहा जाता है। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपका जो स्थलीय भाग है यानी कि भूमंडलीय भाग है उसको किस भागों में बांटा गया है, तो पृथ्वी की सतह को दो भागों में बांटा गया है। क्वेश्चनों को भी मैं बताता चलूंगा, जो चीज मैं आपको रिपीट करता जा रहा हूं वो समझिएगा क्वेश्चन है। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी की सतह को कितने भागों में बांटा गया है, तो पृथ्वी की सतह को दो भागों में बांटा गया, अर्थ के सरफेस को दो भागों में बांटा गया है। पहले भाग को यानी कि जो आपका बड़ा स्थलीय यानी कि जो स्थल का है, जमीन का भूभाग है, उसको महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट्स कहा जाता है, और जो जल का भाग है उसको महासागरीय बेसिन, ओशियन बेसिन कहा जाता है। ओके, ये है हमारा पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप, यानी कि जो हमारा ग्लोब होता है, जो हमारी पृथ्वी है वो इस आकार की है, मतलब इस प्रकार का पूरा मैप है। अब इसी ये जो हमारा पूरा का पूरा नीला रंग का देख रहे हो, ये नीले रंग का जो है वो पृथ्वी पर जल का हिस्सा है, और जो ये लाल पीला हरा नीला कलर में देख रहे हो ये सारा का सारा स्थल भाग है, भूभाग है, जो कि अलग अलग देशों में अलग अलग राज्यों में बटा हुआ है। और इनके ऊपर जो ये लाइन देख रहे हो लाल रंग की, रेड रंग की, चाहे वो यूरोप में हो गया, अफ्रीका में हो गया, दक्षिण अमेरिका में हो गया, उत्तर अमेरिका में हो गया, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पर्वत हैं। तो आप ये सारी की सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस इस मैप का आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। जो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उस चीज को नोट डाउन करते रहिएगा, और बाद में ये मैप में आप मिलाकर देखते रहिएगा। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं अपने जो पूरा का पूरा टॉपिक है इसके ऊपर ही डिपेंडेंट है, इस पूरे मैप के ऊपर ही, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला पॉइंट आ जाता है आपका कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंटेन एवरेस्ट, समुद्र तल से उसकी ऊंचाई जो है वो 8,848 मीटर है। ध्यान रखिएगा, अब ये 8,848 ना होकर 8,850 देखने को मिलता है आपको। ओके, तो इन दोनों में से कोई भी देखने को मिले, 8,848 या 8,850, दोनों देखने को नहीं मिलेंगे, आप उसी को ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचे चोटी का शिखर है, यानी कि हाईएस्ट माउंटेन पीक है ये वर्ल्ड का, जो कि माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है, जिसको नेपाल में सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8,848 या फिर 8,850 मीटर देखने को मिल सकता है। ध्यान रखिएगा मीटर में है। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है विश्व का सबसे गहरा भाग जो है, ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे गहरा भाग जो है वो कौन सा भाग है, तो वो आपका प्रशांत महासागर में जो आपका मैरियाना गत है वो आपका सबसे ज्यादा गहराई वाला भाग है, जो कि कितने मीटर गहरा है, तो 11,022 मीटर। ध्यान रखिएगा 11,022 मीटर जो ग्रेटेस्ट डेप्थ है। ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रेटेस्ट डेप्थ किसकी है आपका, जो वो मैरियाना ट्रंच है ना, वो पैसिफिक ओशियन में यानी कि आपका प्रशांत महासागर में वो सबसे गहराई वाला भाग है। ओके, अगर उसकी गहराई पूछी जाए तो 11,022 मीटर उसकी गहराई है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सबसे गहरा समुद्री तल पूछा जाए तो प्रशांत महासागर में। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं जो पृथ्वी को यानी कि जो स्थल भाग को, जो आपका भूभाग को दो भागों में बांटा गया था, एक में बांटा गया था महाद्वीपों के बारे में। तो पहले हम बात कर लेते हैं कॉन्टिनेंट्स यानी कि महाद्वीप कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि पृथ्वी को यानी कि पृथ्वी के ऊपर कितने प्रमुख महाद्वीप है, तो ध्यान रखिएगा 7 प्रमुख महाद्वीप है, यानी कि देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। अब वो 7 प्रमुख महाद्वीप कौन कौन से हैं, तो वो ये नाम सारे के सारे ये रहे, जो कि मैप में अगर आप देखोगे, मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका, ये आपके 7 प्रमुख महाद्वीप है। चलिए एक बार मैप पर चलते हैं और मैप में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये पूरा का पूरा मैप आपके सामने रहा। मैप में आपका एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका, ये 7 आपके प्रमुख महाद्वीप हैं और इन्हीं महाद्वीपों के अलग अलग राज्य, अलग अलग देश, अलग अलग हिस्सों में बटे हुए हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए तो कितने कॉन्टिनेंट्स है पृथ्वी के ऊपर, तो 7 कॉन्टिनेंट, 7 प्रमुख आपके महाद्वीप पाए जाते हैं, जो कि डायग्राम की मदद से भी आपको बता दिया। चलिए आगे बात करें तो स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। तो अगर आप चेक करोगे नॉर्थन हेमिस्फीयर में मैप के अंदर, उसमें जो है आपका जो स्थल भाग का सबसे ज़्यादा भाग पाया जाता है, जो कि आप देख सकते हो यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, पूरा का पूरा इस इलाके में पाया जाता है। ओके, इसलिए जो अगर आपसे पूछा जाए तो स्थल का सबसे बड़ा भाग किस तरफ है, तो उत्तरी गोलार्ध की तरफ में पाया जाता है। ओके, चलिए अब ये 7 जो आपके महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट्स है, इनको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी स्पेसिफिकेशन यानी कि महत्व क्या क्या है। तो पहले हम बात कर लेते हैं एशिया के बारे में, और एशिया के अंदर आपके सारे जो चाइना हो गया, भारत हो गए, ये हमारे पड़ोसी मुल्क जितने भी हैं वो सारे के सारे इसी के अंदर आते हैं। ध्यान रखिएगा यूरोप नहीं आता है एशिया के अंदर। ओके, तो एशिया के अंदर ये सारे के सारे भाग आ जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि महाद्वीपों में से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा 7 कॉन्टिनेंट में से सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया ही है। ओके, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, पहले नंबर पर एशिया आता है जो कि सबसे बड़ा है आपका स्ट्रक्चर के अनुसार यानी कि भूमंडल के हिसाब से। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग है। मतलब अगर पृथ्वी पर 4 हिस्से करें तो 3 हिस्से में क्या है, वो एशिया का भाग है। तो देख सकते हो एशिया कितना ज्यादा फैला हुआ है। ओके, तो 1/3 भाग जो है वो किसका है, एशिया का है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो कहां पर है आपका, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ध्यान रखिएगा मैंने आपसे अभी बोला था कि स्थल का बहुत बड़ा भाग है वो उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, तो उसमें सारी की सारी चीजें थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया किस तरफ स्थित है, तो वो ध्यान रखिएगा यह महाद्वीपों के पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ओके, आगे बात करें तो कर्क रेखा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कर्क रेखा इसी महाद्वीप से होकर गुजरती है, जो कि मैंने आपको 3 रेखाएं बताई थी। तो ध्यान रखिएगा इसमें से जो आपकी कर्क रेखा जो होती है वो आपके यहां से ही होकर गुजरती है। ओके, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से इंग्लिश में आप जानते हो। आगे बात करें तो एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। ध्यान रखिएगा कौन सा पर्वत है, यूराल पर्वत है, जो कि यूरोप और एशिया को अलग करता है। जैसे कि आप मैप में देख रहे हो रेड कलर की लाइन जो है, ये आपका कौन सा पर्वत है, वो यूरल पर्वत है, यूरल माउंटेन है, जो कि यूरोप और भारत को क्या करता है, मतलब यूरोप और एशिया को क्या करता है, अलग अलग करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि यूरोप कॉन्टिनेंट और एशिया कॉन्टिनेंट को अलग करने वाला कौन सा पर्वत है, तो यूरल पर्वत है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा।
आगे बात करते हैं कि यूरोप एवं एशिया इसको संयुक्त करा तो इसको यूरेशिया कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यूरेशिया का कौन सा भाग है, तो यूरोप कॉन्टिनेंट और एशिया कॉन्टिनेंट दोनों को मिला दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, यूरेशिया बन जाता है, क्योंकि एक पर्वत ही तो है बीचों दोनों के बीच में। ओके, इसलिए दोनों को मिला दिया जाता है तो यूरेशिया कहलाता है। चलिए, ये थी आपकी प्रमुख बातें एशिया के बारे में। दोबारा रिपीट कर देता हूं, एशिया, अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है तो एशिया है। अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया जो है वो पृथ्वी के कुल कितने भाग पर फैला हुआ है तो 1/3 भाग पर फैला हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया महाद्वीप जो है वो किस तरफ है तो ये महाद्वीपों के अनुसार पृथ्वी गोलार्ध पर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया में से कौन सी आपकी रेखा गुजरती है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा जो है वो इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया के पश्चिम में यानी कि जो यूरोप को और एशिया को अलग करती है वो कौन सी पर्वत है तो यूरल पर्वत जो है वो एशिया और यूरोप को अलग करती है। ओके, और अगर आपसे पूछा जाए कि यूरोप और एशिया को दोनों को संयुक्त भूभाग को क्या कहा जाता है तो यूरेशिया कहा जाता है। ओके, चलिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन के आते हैं आपके एशिया से। अब बात कर लेते हैं उसके नेक्स्ट कॉन्टिनेंट के बारे में, यानी कि एशिया के साथ में जो है यूरोप कॉन्टिनेंट, यूरोप महाद्वीप, उसके बारे में। तो ध्यान रखिएगा, यूरोप जो है वो एशिया से बहुत छोटा है। जैसे कि आप मैप में देख सकते हो कि यूरोप जो है वो बहुत छोटा है आपका एशिया से। यह जो है वो महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है और अंटार्कटिक, ध्यान रखिएगा अंटार्कटिक नहीं आर्टिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। इंपॉर्टेंट है, मैप में देख सकते हो आप कि आर्टिक वृत्त इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि आर्टिक वृत्त जो है इससे होकर गुजरती है, जो कि आपकी होती है ऊपर वाली लाइन, और यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि आर्टिक सर्कल कहां से पास होती है तो वो यूरोप से पास होती है। ये आपका बहुत छोटा है एशिया से, लेकिन यहां पर बता नहीं लिखा कितना छोटा है, और साथ ही साथ में ये 3 तरफ से किस चीज से घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ, पानी से घिरा हो सकता है, हो रखा है, जैसे कि आप मैप में देख सकते हो। ओके, तो ये कुछ बातें निकल के आती हैं आपकी यूरोप के बारे में। चलिए, अब बात कर लेते हैं अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आते हैं, यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। जैसे कि एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है तो वो है आपका अफ्रीका। पहले नंबर पर एशिया है, दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है अफ्रीका है। कॉन्टिनेंट जो है वो सबसे बड़ा है अफ्रीका, जो कि आपका इक्वेटर यानी कि विषुवत वृत्त जो होता है 0 डिग्री अक्षांश, इसी महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। ध्यान रखिएगा, जो आपकी बीच वाली इक्वेटर लाइन जो होती है, विषुवत वृत्त होती है 0 अक्षांश और देशांतर मैंने आपको पढ़ाया था, वो बिल्कुल अफ्रीका के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है। आगे बात करें तो अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जैसे कि आप मैप में देख सकते हो, इसका ज्यादातर भाग जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में पूरा का पूरा स्थित है। ओके, और आगे बात करें तो यही ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट, यही एक महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत वृत्त और मकर, ध्यान रखिएगा कर्क रेखा, विषुवत वृत्त और मकर, ये तीनों की तीनों रेखा जो है वो यहां से होकर गुजरती है। यानी कि जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न थे, वो तीनों की तीनों रेखा जो होती है, जैसे कि आप मैप में देख रहे हो, ये तीनों की तीनों रेखा जो है वो आपके यहाँ से अफ्रीका के अंदर से होकर गुजर रही है। ये एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पर तीनों की तीनों रेखा होकर गुजरती है, और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, अफ्रीका आपका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पर कर्क रेखा, विषुवत वृत्त और मकर रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों की तीनों रेखा होकर गुजरती है। ओके, नेक्स्ट बात करें सहारा। ध्यान रखिएगा, रेगिस्तान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बड़ा और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि पूछा जाए कि सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो कि कहां पर पाया जाता है तो अफ्रीका में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, सहारा डेजर्ट जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉटेस्ट हॉट डेजर्ट है, जो कि कहां पर लोकेटेड है वो अफ्रीका में लोकेटेड है। ओके, आगे बात करें तो बोल रखा है कि महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा हुआ है। मतलब ये जो कॉन्टिनेंट है आप देखोगे तो चारों तरफ से जो है वो पानी की तरफ से घिरा हुआ है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर पानी नहीं है। देख सकते हो आप मैप में, ये चारों की तरफ कहां से घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है। आगे बात करें कि
इसमें लिख रखा है आपका कि विश्व की सबसे बड़ी नदी, ध्यान रखिएगा कौन सी, विश्व की सबसे लंबी नदी। इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जा चुका है कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, जो कि कहां से होकर गुजरती है, वो अफ्रीका से होकर ही गुजरती है। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबी नदी विश्व की कौन सी है, तो नील नदी है। कहां से होकर गुजरती है, तो अफ्रीका से होकर गुजरती है। दोबारा ध्यान रखिएगा, सबसे लंबी नदी बोला है, ध्यान रखिएगा लॉन्गेस्ट रिवर बोला है। ओके, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आते हैं आपके अफ्रीका से। दोबारा रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कॉन्टिनेंट में दूसरे नंबर पे कौन सा कॉन्टिनेंट आता है, यानी कि एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो अफ्रीका है। अगर आपसे पूछा जाए कि कर्क रेखा या फिर विषुवत वृत्त या फिर मकर रेखा, ये तीनों की तीनों रेखा कौन से महाद्वीप से होकर गुजरती है, तो अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है, जो कि 0 डिग्री, जो कि विषुवत वृत्त इक्वेटर होता है, वो मध्य से होकर गुजरता है, अफ्रीका के बिल्कुल बीचों से होकर वो गुजरता है। ओके, जो कि अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग जो है वो उत्तरी गोलार्ध की तरफ स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि सहारा रेगिस्तान, या फिर आपसे ऐसा पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है, तो सहारा रेगिस्तान है। कहां पर है, तो अफ्रीका में है। ऐसा कौन सा आपका कॉन्टिनेंट है वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो वो अफ्रीका है। इसके अलावा और भी आपके कॉन्टिनेंट है जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, पूछा जाए तो वो आपको मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा, तो उसको आपको समझा दूंगा कि चारों तरफ से पानी से कौन सा घिरा हुआ है। लेकिन ऑप्शन में आपके वही आएंगे, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो या अफ्रीका हो, इनमें से कोई एक ही आएगा। ओके, आगे मैं आपको उसके बारे में भी समझा दूंगा, टेंशन मत लो उसके बारे में। और साथ ही साथ में अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे लंबी नदी, यानी कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी रिवर है, तो वो नील नदी है। कहां पर है, तो अफ्रीका से होकर वो गुजरती है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आते हैं आपके अफ्रीका के बारे में। चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तरी अमेरिका, यानी कि नॉर्थ अमेरिका के बारे में। क्या है, तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका और तीसरा उत्तर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। ओके, अब ध्यान रखिएगा, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जो है वो बिल्कुल एक सक्रिय रास्ते से जुड़े हुए हैं। यहां पर आप पढ़ सकते हो कि यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है। जैसे कि आप मैप में देख रहे हो, एक पतली लाइन से जुड़ा हुआ है। ये पतली लाइन जो है वो उसको क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, उस लाइन से कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका जिस आपके स्थल संधि से जुड़े हो, उस स्थल संधि को क्या नाम दिया गया है, तो स्थल संधि नाम दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो कौन से स्थल संधि से जुड़े हुए हैं, तो पनामा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पनामा स्थल संधि के द्वारा जुड़े हुए हैं। ओके, चलिए नीचे की तरफ चलें तो यहाँ पर आपको मैप दे रखा है, जैसे कि देख सकते हो, हरे कलर में उत्तरी अमेरिका है और पीले कलर में दक्षिणी अमेरिका है। जो कि एरो के निशान से आपका स्थल संधि दे रखा है, वो पनामा स्थल संधि है। ओके, और साथ ही साथ में यहां पर आपका एक क्वेश्चन पूछ रखा है कि भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि, क्योंकि भारत और श्रीलंका जो है वो एक दूसरे के साथ जल के द्वारा जुड़े हुए हैं, हल्की सी जल के द्वारा जुड़े हुए हैं। जैसे कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जो है वो जमीन के माध्यम से जुड़े हुए हैं, वैसे ही श्रीलंका और भारत जो है वो जल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम क्या है, जैसे कि दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका जो जुड़े हुए हैं वो पनामा जल स्थल संधि से जुड़े हुए हैं, उसी प्रकार से भारत भी जुड़ा हुआ है जल संधि। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि वह जल संधि का नाम बताइए जो भारत और श्रीलंका को जोड़े हुए हैं। तो ये आपका अभी के लिए होमवर्क है, आखिरी में वीडियो के एंड में मैं इसका आंसर बता दूंगा, कोई चीटिंग नहीं करेगा। जिसको पता है नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए। ओके, वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो जल संधि है वो कौन सी जल संधि है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं, जो कि उत्तरी अमेरिका के बारे में बात कर रहे थे और दक्षिण अमेरिका के बारे में, कि यह महाद्वीप जो है वो पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। तो अगर आप देखोगे, आपसे पूछ लिया जाता है कई बार कि उत्तरी अमेरिका जो है, नॉर्थ अमेरिका जो है वो 3 महासागरों से घिरा हुआ है। कौन कौन से, तो पैसिफिक ओशियन हो गया, आपका अंटार्कटिक ओशियन हो गया और आर्टिक ओशियन जो हो गया, वो 3 महासागरों से घिरा हुआ है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी आपकी उत्तरी अमेरिका के बारे में, यानी कि आपके नॉर्थ अमेरिका के बारे में। अब बात कर लेते हैं दक्षिण अमेरिका के बारे में। ओके,
तो दक्षिण अमेरिका की बात करी जाए तो इसका अधिकांश भाग जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। जैसे कि आप मैप में देख सकते हो नीचे की तरफ है तो दक्षिणी में ही होगा सारा उसका भाग, ओके, अधिकतर भाग, ओके। तो पूछा जाए साउथ अमेरिका के बारे में तो ज्यादातर हिस्सा जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व में और पश्चिम में कौन से दो महासागर है पूछ लिया जाता है, तो वो तो बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको बोल दिया पश्चिम और पूर्व में आपका पैसिफिक और आपका क्या था वो अंटार्कटिक ओशियन था, ओके। तो ये दो महाद्वीप आपके जैसे कि मैप में आप देख सकते हो वो दोनों के दोनों पूर्व और पश्चिम में इसके स्थित हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, ध्यान रखिएगा, विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है जो वो इसके उत्तर से होकर दक्षिण की ओर फैली है। जैसे कि आप मैप में देख सकते हो रेड कलर की जो लाइन है ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है तो वो एंडीज पर्वत श्रृंखला है, जो कि कहाँ स्थित है, तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है, जो कि इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है, ओके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाएगा तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, ओके। आगे बात करें तो दक्षिण अमेरिका में विश्व की, ध्यान रखिएगा, दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न बहती है। ध्यान रखिएगा, अलग अलग क्वेश्चन बोल रहा हूं, कभी लंबी, कभी बड़ी और कभी आपकी चौड़ी नदी बोल रहा हूं, ओके। तो यहां पर क्वेश्चन आया आपका कि दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप हर क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा, ओके। तो विश्व की लार्जेस्ट, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर जो है अमेज़न, वो कहां पर बहती है, तो वो दक्षिण अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका से होकर बहती है, ओके। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके दक्षिण अमेरिका से। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण अमेरिका जो आपकी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो कहां पर है, तो वो आपके दक्षिण अमेरिका जो कि एंडीज पर्वत श्रृंखला है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है वो कौन सी है, तो अमेज़न है। कहां पर बहती है, कहां से होकर बहती है, तो दक्षिण अमेरिका से होकर बहती है, ओके। आज तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर सारे क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे छोटे महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 7 महाद्वीपों में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा विश्व में सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया ही है, ओके। आगे बात करें तो ये चारों की चारों तरफ से क्या है, महासागरों से या फिर समुद्रों से घिरा हुआ है, इसलिए इसको द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। चारों तरफ से पानी से घिरे होने के कारण एकदम छोटा सा है, जैसे कि मैप में देख सकते हो, इसलिए सबसे छोटा महाद्वीप है और इसलिए इसको द्वीपीय महाद्वीप बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है, आइलैंड कॉन्टिनेंट इसको बोला जाता है, ओके। चलिए आगे बात करते हैं आपके अंटार्कटिका के बारे में। अब अंटार्कटिका अगर मैप में देखोगे तो बिल्कुल नीचे की तरफ ये जो वाइड वाला पोर्शन है ये पूरा का पूरा अंटार्कटिका कहलाता है, ओके। अगर आपसे पूछा जाए कि अंटार्कटिका जो कि आपका एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि एशिया से हो जाए, ओके। तो अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में कहां पर स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में, नीचे की तरफ देखोगे तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है ये, ओके। यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार की स्थायी या स्थानीय मानव निवास नहीं है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि जो अंटार्कटिका है वो आपका बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी ध्रुव की ओर बसा हुआ है। इसके कारण यहाँ पर जो बर्फ है वो 24 घंटे यहाँ पर जमी रहती है, बिल्कुल मोटी बर्फ, ठोस बर्फ बोल सकते हो। यहाँ का तापमान जो होता है वो हमेशा बहुत नीचे गिरा रहता है, जिसके कारण यहाँ पर कोई भी मानव जीवित नहीं रह सकता, इसलिए यहाँ पर कोई भी मानव निर्मित घर नहीं है। लेकिन देशों के जो शोध केंद्र होते हैं वो यहाँ पर बहुत स्थित है, जिसमें से भारत का मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, ये दो आपके शोध केंद्र जो हैं वो यहाँ पर स्थित है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के शोध केंद्र जो कि मैत्री और दक्षिण गंगोत्री है वो कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा अंटार्कटिका में स्थित है, ओके। तो ये था आपका पूरा का पूरा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि भूमंडल के बारे में पूछा जा सकता है। आपके अलग अलग 7 प्रकार के जो हमारे कॉन्टिनेंट्स थे, हमारे महाद्वीप थे, उनके बारे में क्वेश्चंस पूछा जा सकता था, ओके। तो
अब बात कर लेते हैं, यहाँ से मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि भारत एवं श्रीलंका के बीच में जो स्थित जल संधि जो है, जैसे कि दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बीच में इस आपका स्थल संधि है, वो तो पनामा स्थल संधि है। लेकिन भारत और श्रीलंका के बीच में जो तमिलनाडु से होकर मन्नार की खाड़ियों तक जाती है, वो किस नाम से जाना जाता है? तो वो पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, PALK या फिर पाक डंडा और का पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जलमंडल, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहले मैं आपको भूमंडल के बारे में पढ़ा चुका हूं, आज हम जलमंडल के बारे में बात करेंगे, यानी कि हाइड्रोस्फीयर के बारे में बात करेंगे। ओके, इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट मैंने आपके लिए निकाल रखे हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाए, और कई बार पूछा भी जा चुका है, कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग जो है वो जल से तथा 29% भाग जो है वो स्थल से घिरा हुआ है। तो आप देख सकते हो, पृथ्वी का आधे से ज्यादा हिस्सा पानी से ढका हुआ है और 29% पर जमीन है, स्थल है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। ओके, आगे बोल रखा है कि जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। कौन कौन से? तो इसमें महासागर एवं नदियां, साथ ही साथ में झीलें, साथ ही साथ में हिम नदियां, भूमिगत जल तथा वायुमंडल का जो जल वाष्प होता है वो सभी के सभी यहाँ पर सम्मिलित है। यानी कि इस जल के अंदर जो आपके 31% है, उसमें चाहे वो महासागर हो, नदी हो, झील हो, हिम नदी हो, भूमिगत जल हो, या फिर आपके जल वाष्प यानी कि जो भाप बनकर उड़ती रहती हैं वो हो, वो सारी की सारी इंक्लूड है, जिनको मिलाकर 31%, 71%, 71% भाग पर क्या है? हमारे पृथ्वी पर जल है। लेकिन ध्यान रखिएगा, 71% जल होने के बावजूद भी जो इंसान है वो प्यासा मर रहा है। क्यों? आगे चलिए बताता हूं। जैसे कि यहां पर लिख रखा है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाला जल 97% से अधिक भाग जो है वो महासागरों में पाया जाता है। और आप सभी को पता है, अगर महासागरों में पाया जाएगा तो पानी कैसा होगा? खारा होगा। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो, जो महासागर के जो परसेंटेज है वो कितनी है? 97.5% जो भाग है वो समुद्रों में है, ओशियंस में है, महासागरों में है। बाकी जो आपका ये 2.5% बचा वो आपका रेड कलर का, वो है आपका अलवण जल, जिसे आप फ्रेश वाटर भी बोलते हो, यानी कि पीने योग्य। तो देख सकते हो, पृथ्वी में भले ये पूरा का पूरा जो आपका 71% को यहाँ पर 100% मान लिया गया है, तो 100% में से 97.5% जो जल है वो खारा है, हम उसको पी नहीं सकते। केवल 2.5% जल एक ऐसा जल है जो कि हम फ्रेश वाटर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसका भी जो भाग है वो कई है, नदियों में है, झीलों में है, हिमखंडों के रूप में है, तो जिसका हम उसका भी इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। ज़्यादातर हम जो इस्तेमाल कर पाते हैं वो भूमिगत जल का इस्तेमाल कर पाते हैं। वो कितना है? तो 1% से भी कम है। तो फ्रेश वाटर तो 2.5% है, लेकिन उससे भी कम भाग जो है हम इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए। ओके, नदी या फिर झीलों वगैरह का तो बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको एक आपका फिगर बना रखा है पजल के रूप में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको देखोगे तो समझ नहीं पाओगे। मैं आपको समझा देता हूँ, ये आखिर डब्बे डब्बे आकर पजल सा ही बना क्यों रखा है। तो ये हमारा पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप है, जो 7 कॉन्टिनेंट्स है, हमारे जो 7 महाद्वीप है, उनकी आपकी इमेजेस लिख रखी है। जैसे कि आप देख सकते हो, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका। अब यहाँ पर से ये किस चीज़ के बारे में बतलाता है? तो ये आपको बतलाएगा कि कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा बड़ा है। जैसे कि एशिया में जो देखो पजल बना रखे हैं, डब्बे डब्बे बना रखे हैं, इन डब्बों को गिनो। तो एशिया जो है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। वो डब्बे डब्बे आप गिन सकते हो, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा जिसके ज़्यादा डब्बे होंगे वो सबसे बड़ा होगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि कौन सा महाद्वीप जो है वो पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है। यहाँ से डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन जैसे कि पूछ सकता है कि यूरोप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में से दोनों में से कौन सा बड़ा महाद्वीप है। तो आप देख सकते हो, ऑस्ट्रेलिया में अगर आप डब्बे गिनोगे तो 6 2 8 होते हैं, और यूरोप में गिनोगे तो 3 3 9 होते हैं और एक 10 होता है। तो यूरोप के डब्बे हो गए 10 और ऑस्ट्रेलिया के डब्बे हो गए 8। तो इस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया जो है वो यूरोप से 2 डब्बों से हार जाता है। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया छोटा है और यूरोप बड़ा है। ओके, तो यहां से आप माप सकते हो कि कौन सा कितना बड़ा है, नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन है। वैसे भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि कौन सा महाद्वीप कितना बड़ा है और कौन सा नंबर 1 पर आता है। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने महासागर, अपने ओशियंस के बारे में।
तो पहला पॉइंट आता है आपका कि महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो आपके ओशंस वाटर होते हैं वो ऑलवेज क्या करते हैं, मूविंग करते हैं, मतलब वो हमेशा चलते रहते हैं, चाहे वो तरंगे के रूप में हो, ज्वार भाटा के रूप में या महासागरीय धाराओं के रूप में हो। तो इन तीन रूपों में महासागरीय जो जल है वो गति करता रहता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछा जाए कि महासागरीय जो जल होता है वो किस रूप से गति करता है, तो वो तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धारा के रूप में आपकी क्या करता है, वो बोल सकते हो आप चलता है, चाहे वो वेव्स हो, टाइड्स हो या ओशियन करंट्स हो, इन तीन रूप में चलता है। जो कि आगे की चलो तो आपको यहाँ पर दे रखा है कि बड़े से छोटे के आधार पर क्रमांश 5 महासागर प्रमुख है। अब वो 5 महासागर कौन से प्रमुख है, तो आगे पढ़ोगे तो लिखा हुआ है आपका प्रशांत महासागर जो नंबर 1 पे आता है, दूसरे पे अटलांटिका आता है ओशियन, तीसरा आता है आपका हिंद महासागर, चौथा दक्षिण महासागर और लास्ट में आपका अंटार्कटिका महासागर। ओके, तो ये 5 महाद्वीप है आपके, जो कि लाइन वाइज यानी कि क्रम में है, कौन सा बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ओके, ध्यान रखिएगा इन बात को। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर जो है वो सबसे बड़ा महासागर है। ओके, देखो यहाँ पर लिख भी रखा है। अब सब महासागरों के बारे में पढ़ते हैं कि प्रशांत महासागर जो कि है वो सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। तो आप देख सकते हो जो आपका प्रशांत महासागर है वो कितने भाग में फैला हुआ है, तो वो 1/3 भाग में फैला हुआ है। आगे बात कर रखा है कि पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जो मैरियाना गत यानी कि मैरियाना जो आपका मैंने ट्रेंच बोला था वो कहां पर पाया जाता है, तो वो प्रशांत महासागर में ही स्थित है, जिसकी लंबाई यानी कि गहराई जो मैंने आपको बताई थी वो 11,022 बताई थी। अगर आपने लास्ट वाली वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रशांत महासागर जो है वो किस आकार का है, तो वृत्त आकार का है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किस प्रकार का है, तो वृत्त आकार का है। वो आपका सर्कुलम स्फीयर के रूप में आता है, दिखता है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया और उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका ये चारों के चारों जो है इस प्रशांत महासागर में ही स्थित है। तो अगर आप वर्ल्ड मैप जो मैंने आपको बोला था कल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर उसको आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, यानी कि एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका हो गया, ये चारों के चारों इसी के आसपास स्थित हो रखे हैं, ये चारों के चारों महाद्वीप। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस निकल के आते हैं आपके प्रशांत महासागर से। पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। पृथ्वी का सबसे गहरा जो भाग है वो मैरियाना ट्रंच जो है वो कहां पर है, वो प्रशांत महासागर में ही है। प्रशांत महासागर जो है वो लगभग वृत्ताकार आकार का दिखता है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। ओके, इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। नेक्स्ट महासागर है आपका अटलांटिक महासागर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अटलांटिक महासागर जो है वो दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। पहला तो प्रशांत महासागर हो गया और दूसरा आपका सबसे बड़ा महासागर जो हो गया वो अटलांटिक ओशियन हो गया। ओके, सेकंड लार्जेस्ट ओशियन है ये। आगे बात करें तो यह अंग्रेजी भाषा के एस आकार अक्षर से मिलता जुलता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ये कई बार पूछा जा चुका है कि वह ओशियन कौन सा है जो एस आकार का दिखता है, तो अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर जो है वो एस, जो आपका भाषा अंग्रेजी भाषा का एस होता है उस अक्षर के आकार का दिखता है, जो कि इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तरी तथा दक्षिण अमेरिका स्थित है और पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका स्थित है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो कि आपको ज्यादातर ध्यान रखना है आपका अटलांटिक महासागर जो है वो दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और जो कि किस आकार का दिखता है, वो एस आकार का दिखता है, जिसके पश्चिम में वो आपके किनारे पर दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका है और पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका है। आगे बात करें तो अटलांटिक महासागर जो है वो टट्टे के अनुसार वो कैसा है, तो दंतुरित है, मतलब प्राकृतिक रूप से है, जिसके कारण ये व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागरों में गिना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 5 महासागर में से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है, तो अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन जो है वो इसी कारण की वजह से सबसे व्यस्त महासागर माना जाता है बिजनेस पर्पस के लिए। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपका हिंद महासागर। बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी कि भारत के नाम पर रखा गया है। तो भारत जो है मतलब हिंद महासागर है जो इंडियन ओशियन है उसका नाम ही किसके अनुसार रखा गया है, भारत देश के अनुसार नाम पर रखा गया है। एक ऐसा ही ओशियन है जो कि किसी देश के नाम पर रखा गया है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
आगे बोल रखा है कि महासागर लगभग त्रिभुज आकार का है, यानी कि ये जो महासागर है इंडियन ओशियन हिंद महासागर वो किस आकार का है, तो वो त्रिभुज आकार का है, यानी कि ट्रायंगुलर शेप में दिखता है, जिसके उत्तर में एशिया और पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया बसा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या निकल के आया कि हिंद महासागर कैसा महासागर है, तो हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसको एक देश के नाम पर नाम रखा गया है, और वो देश कौन सा है, भारत। किस आकार का है, तो त्रिभुज आकार का, एक ट्रायंगुलर शेप में आपका है हमारा हिंद महासागर। और आगे देखा तो उत्तर में एशिया बसा हुआ है, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया बसा हुआ है इसके। ओके, आगे बात करें तो यहां पर आपका एक आर्टिक ओशियन, आर्टिक महासागर है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, जो उत्तरी ध्रुव के वृत्त में स्थित है। जो ये है वो प्रशांत महासागर के छिछले जल के द्वारा, एक छिछले सक्रिय जल के द्वारा भाग से जुड़ा हुआ है। जैसे कि श्रीलंका और भारत जो है वो जुड़ा हुआ है एक जल संधि के द्वारा, वैसे ही आर्टिक महासागर और प्रशांत महासागर जो है वो एक छिछले जल से जुड़े हुए हैं, जल संधि से। कई बार उस जल संधि का नाम पूछ लिया जाता है, तो बेरिंग जल संधि नाम है उसका। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख सकते हो। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस निकल के आए आपके महासागरों से। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट वायुमंडल के बारे में। छोटे छोटे टॉपिक है, अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर काफी कम बता रखा है इन सभी चीजों के बारे में। अगर आप इनको डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो ऑलरेडी मैं आपको डिटेल में ज्योग्राफी में पढ़ा चुका हूँ, नीचे मैंने उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हो। यहाँ पर काफी मेन इन पॉइंट बता रखे हैं, लेकिन काफी कम बता रखा है। डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने उनको, वो देख सकते हो आप। ओके, चलिए वायुमंडल की बात करें तो हमारी पृथ्वी की चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई, जिसे वायुमंडल कहते हैं। अब आप सभी को पता है जो गैस होती हैं वो चारों तरफ से पृथ्वी को घेर के रखती है। हम लोग सांस लेते हैं किसके कारण, इस वायुमंडल में जो गैसें हैं उन्हीं के कारण। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी, जो कि यूवी किरणें होती हैं, उनसे भी ये बचाता है। अगर वायुमंडल की कुल लंबाई पूछी जाए तो ध्यान रखिएगा वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, जो कि आप परत में देख सकते हो। पहला आता है आपका शोभ मंडल, फिर आता है सप्ताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयान मंडल और फिर बाह्य मंडल। ये 5 मंडलों में बांटा गया है हमारे पृथ्वी के वायुमंडल भाग को, जिसकी कुल लंबाई बात करी जाए तो 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है ये। और शोभ मंडल, सप्ताप मंडल, मध्य मंडल, आयान मंडल और बाह्य मंडल, ये कितने कितने भाग में फैला हुआ है अगर आप पढ़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, डिटेल से पढ़ा रखा है मैंने आपको कि शुरू से 18 किलोमीटर जो होता है वो शोभ मंडल का होता है। ओके, तो आप सप्ताह मंडल में जो एयरप्लेन वगैरह उड़ते हैं तो वहां जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हो। ओके, चलिए आगे बात करें तो वायुमंडल, यानी कि वायुमंडल को उनके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है, जो कि मैं आपको 5 परत बता चुका हूं। जो पृथ्वी की परत से शुरू होता है जिसका नाम है शोभ मंडल, फिर है सप्ताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयान मंडल तथा बाह्य मंडल। इन 5 में बांटा गया, जिसको इंग्लिश में टेरोस्फीयर भी बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर भी बोलते हैं, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर भी बोलते हैं। ओके, तो इन 5 भागों में बांटा गया है। तो आप उन वीडियोस को जाकर, मतलब इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो नीचे लिंक दे रखा है, वहां जाकर आप पढ़ सकते हो। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं वायुमंडल में जो गैसेज हैं वो कौन कौन सी है। तो सबसे ज्यादा अधिक मात्रा जो है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की है। प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत में आपका नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन जो है वो 21% है। बाकी जो दूसरी, यानी कि जितना प्रतिशत बचा बाकी, वो दूसरी गैसों का है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन आदि जो गैस है वो आपकी बची हुई प्रतिशत में है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा हमारे वायुमंडल में गैस की जो मात्रा है वो नाइट्रोजन की है, फिर ऑक्सीजन की है। बाकी हुए प्रतिशत जो बचे हुए हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन वगैरह जो गैसेज होते हैं उनकी है। ओके, जैसे कि आप सभी को पता है ऑक्सीजन जो है वो सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन जो है वो प्राणियों के, यानी कि जो प्राणी है, प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ओके, आगे बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। तो देख सकते हो जोन जोन सी गैसें जितनी जितनी मात्रा में है और वो क्यों है और किस लिए है वो। ओके, तो नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है, ऑर्गन इंपॉर्टेंट है। इन सभी को समझा दिया मैंने आपको कितनी मात्रा में है और किस लिए है और किस किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके,
आगे पूछा जाए कि आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोही जो होते हैं वो हवा का घनत्व जो होता है वो धीरे धीरे जैसे जैसे होता है वो ऊपर जाते रहते हैं, तो उनको कम होता रहता है उनका घनत्व, जिसके कारण उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो उसको कमी को दूर करने के लिए वो क्या करते हैं, अपने साथ सिलेंडर लेके जाते हैं। कौन सा? ऑक्सीजन का, गैस का सिलेंडर नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर। ओके, चलिए नीचे की तरफ आए तो यहाँ पर आपके आकर वायुमंडल खत्म हो जाता है, जो कि बिल्कुल छोटी सी जानकारी दे रखी थी यहाँ पर वायुमंडल के बारे में। इसलिए मैंने आपको बोला अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां जाकर आप इनको डिटेल में पढ़ सकते हो। ओके, चलिए लास्ट पढ़ लेते हैं जीव मंडल, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं इसके अंदर। जैसे कि आप पढ़ सकते हो, जीव मंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहां पर जीवन मौजूद है, जो कि मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे तथा जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। जो कि जीव मंडल के प्राणी को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, जो कि जंतु जगत और पदप जगत, जो कि पेड़ पौधे और जो जंतु होते हैं उन दो भागों में बांटा गया है। ओके, जो कि एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। जैसे घर बनाने के हमें लकड़ी चाहिए, और लकड़ी कहाँ से मिलती है? प्राकृतिक रूप से मिलती है। ओके, तो बस इतनी ही जानकारी दे रखी थी जीव मंडल के बारे में, कुछ ज्यादा यहाँ पर डिटेल में नहीं दे रखा था। ओके, तो ये आकर आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। चाहे जीव मंडल हो, वायुमंडल हो, स्थल मंडल हो, कोई सा भी मंडल हो, यहाँ पर आपकी थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन दे रखी थी। ज्यादातर आपका महासागर और स्थल मंडल के बारे में बढ़िया जानकारी यहाँ दे रखी थी। बाकी और भी डिटेल में पढ़ना है तो कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर आप पढ़ सकते हो। ओके, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं जो कि अच्छे लगे, चलिए सॉल्व करते हैं। क्या है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका कैसे जुड़े हुए हैं? तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका एक सक्रिय स्थल यानी कि स्थल संधि से जुड़े हुए हैं। वो स्थल संधि का नाम क्या है? तो पनामा जिसको बोला जाता है, और हिंदी में उसको स्थल संधि के द्वारा जोड़ा गया है। ओके, तो जो जमीन के द्वारा जुड़े रहते हैं उसको स्थल मंडल का स्थल संधि कहा जाता है, जो कि उत्तर और दक्षिण अमेरिका है। और जो जल से जुड़े रहते हैं उसको जल संधि कहा जाता है, जैसे कि आपका प्रशांत महासागर जुड़ा हुआ था, या फिर जैसा इंडिया और श्रीलंका जुड़ा हुआ है। ओके, नेक्स्ट है आपका कि वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो अभी अभी मैंने आपको बोला नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो सबसे ज्यादा है वायुमंडल में। आगे बात करें तो पृथ्वी कौन से भाग ठोस चट्टानों से बनी हुई है? तो पृथ्वी के कौन से भाग जो है ठोस चट्टानों से बनी हुई है? तो वो थलमंडल है। जलमंडल पानी से है, वायुमंडल हवा से है, थलमंडल हमारी ठोस पर्वतों या चट्टानों से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये तो आप सभी को पता है, एशिया जो है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। ओके, तो ये कुछ 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दे रखे थे यहाँ पर। तो पूरा का पूरा चैप्टर मैंने पढ़ाया तो ये क्वेश्चन क्या थे, इसलिए मैंने क्वेश्चन भी आपको करवा दिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे दोस्तों आज की वीडियो में, और ये पूरा का पूरा आज का हमारा चैप्टर था। अब बताइएगा, पूरा का पूरा 5वां चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लगती हो, जैसे कि मैं बोलता हूँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।